अध्याय 261 उत्कृष्ट युवा पॉकेट हंटिंग आयाम। कियुए हेशा ने यंगयिंग को सौम्य भाव से देखा। यंगयिंग, तुमने देखा है न, टिंगटिंग तुम्हारे पाक की रक्षा कर रही है। वह भी खुशी से रहती थी। निश्चित रूप से वह चाहती होगी कि तुम भी खुश रहो, है न। उसने कठिनाई से जानकारी की ओर इशारा किया। यंगयिंग ने दयनीय भाव से तस्वीरों को देखा और कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने उनकी ओर देखा। क्या ये सच में ऐसा है? सभी ने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। चाहे जो भी हो, टिंगटिंग को अंत तक उस बगीचे की परवाह थी। यंगयिंग उसके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। ये सुनकर यंगयिंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, सितारों ने कहा, जीवन और मृत्यु एक चक्र है। ये ब्रह्मांड का नियम है। टिंगटिंग अभी भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और अभी भी मेरे साथ है। क्या ये भी सच है? कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गए। क्या तारे बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या तारों में चेतना थी? या फिर क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना है? या ये सिर्फ यंगयिंग की अपनी जाति से विरासत थी? जवाब में शौर्य और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। सितारे सही कह रहे हैं। चाहे आप किसी भी जाति के हों, वे सभी अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। बेशक ब्रह्मांड में अभी भी शक्तिशाली प्राणी हैं जो अमर अवस्था तक पहुंच सकते हैं। वहां क्या होता है, ये शौर्य और बाकी लोग अब नहीं जान सकते। यंगयिंग चुप हो गई। तारों की रोशनी उसके चारों ओर बनी रही और आखिरकार वह शांत होने लगी। शौर्य और उसके समूह को अब उतना दबाव महसूस नहीं हुआ। यंगयिंग ने उस समय उन पर बहुत अधिक दबाव डाला। ये देखकर शौर्य और अन्य लोग यंगयिंग के पास गए। रिया ने यंगयिंग को गले लगाया और उसके सिर पर थपथपाया। यंगयिंग खुद को रोक नहीं पाए। उसने रिया की यूनिफॉर्म पकड़ ली और रोने लगी, फुसफुसाते हुए, मैंने टिंगटिंग से किया अपना वादा पूरा नहीं किया। हमें साथ में स्कूल जाना था। ये सब मेरी गलती है। लूजी ने देखा कि नांगोंग जिंग और कियुए हेशा ने यंगयिंग की पीठ थपथपाए और उसे धीरे से सांत्वना दी। चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह अभी भी बच्ची ही थी। उसके लिए अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना और किसी को भी चोट न पहुंचाना पहले से ही कठिन था। अंत में चमकती हुई तारों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। डॉन सिस्टम के 2 सितारों ने फिर से रोशनी बिखेरी। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था, वह सिर्फ एक सपना लग रहा था। इस बिंदु पर जिन्याओ ऋषि अंततः आसानी से सांस ले सकते थे। ऐसा लग रहा था कि मानव जाति इस आपदा से बच गई। अन्य लोग चकित होकर आकाश की ओर देख रहे थे। अभी क्या हुआ, मुझे नहीं पता। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी आकाशगंगा को कवर कर लिया था। ये बहुत भयानक है। क्या ये किसी ऋषि की शक्ति है? किसी ने अचानक कहा, नेट पर देखो, खबर है। अनगिनत लोगों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि उनके पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया था, मानो वे मौत का सामना कर रहे हों। डॉन सिस्टम से लेकर फेडरेशन के सीमावर्ती सौर प्रणालियों तक हर किसी को यह एहसास था। सभी लोग एक दूसरे को भय से देखने लगे। क्या वास्तव में इसमें संपूर्ण संघ को शामिल किया गया है? वह बहुत भयानक था। क्या ऋषिगण सचमुच ऐसा कर सकते हैं? या फिर वह ऋषि नहीं था? सब ने आपस में अनुमान लगाया। शुक्र ग्रह पर सभी छात्र स्तब्ध रह गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था और उनके दिल में केवल भय ही था। सौभाग्यवश ये चीज गायब हो गई, लेकिन आतंक बना रहा। कुछ कमजोर छात्र तो उठ भी नहीं पाए। संघीय नागरिक डर गए। इस समय फेडरेशन ने तुरंत घोषणा की कि फेडरेशन क्षेत्र से एक शक्तिशाली प्राणी गुजर रहा था। इस व्यक्ति ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। यहां तक कि ब्लेड दानव भी प्रभावित हुए थे, इसलिए यह मानव जाति के खिलाफ लक्षित हमला नहीं था। इस समय शौर्य के छात्रावास में शौर्य अपना सिर खुजा रहा था क्योंकि वह लोगों को सांत्वना देने में सबसे बुरा था। वह तो बस इतना ही जानता था कि किसी को अपने कंधे पर रोना है। लेकिन यंगयिंग के लिए ये ठीक नहीं था। वह एक छोटी बच्ची थी। वहां पहले से ही कोई उसे गले लगा रहा था, इसलिए उसके लिए कुछ भी करने को नहीं था। उसे बस उसके रोने का इंतजार करना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यंगयिंग पूरी सुबह रोती रहेगी। रिया का सीना पूरी तरह से आंसुओं से भीगा हुआ था। जब छोटी लड़की को एहसास हुआ कि उसका चेहरा गीला है, तो उसने रोना बंद कर दिया लेकिन सूंघना जारी रखा। इस समय शौर्य ने परीक्षण किया, यंगयिंग, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मैं तुम्हें सभी स्वादिष्ट चीजें दूंगा, ठीक है? शौर्य का दिल दुख गया। उसके पास ज्यादा खाना नहीं बचा था, लेकिन यंगयिंग को खुश रखने के लिए उसने एक अपवाद बनाने का फैसला किया था। यंगयिंग ने अपनी गहरी नीली आंखों से ऊपर देखा। सच में? शौर्य मुस्कुराए। ये बच्ची दुखी होने पर भी खाना नहीं भूलती। यह अच्छा था। इसके अलावा टिंगटिंग अब यहाँ नहीं थी। उन्हें यंगयिंग को रोकने का कोई उपाय सोचना होगा। इस तरह मनुष्यों के पास एक शक्तिशाली प्राणी होगा जो जाति की रक्षा करेगा। यंगयिंग बहुत भरोसेमंद नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके पास ब्रह्मांडीय क्षेत्र की शक्ति थी। ये निश्चित रूप से मानव जाति के लिए फायदेमंद था। रिया और बाकी लोगों ने स्पष्ट रूप से यह सोचा था। बहुत
शौर्य ने दर्द से अपना सारा खाना निकाला और मेज पर रख दिया। यंगयिंग लगातार सूंघती रही और मुंह में खाना भरती रही। उसका छोटा सा शरीर एक अथाह गड्ढे जैसा लग रहा था। जैसे जैसे भोजन गायब होता गया, शौर्य को जीवन पर संदेह होने लगा। वह सिर्फ यही सोचकर खुद को तसल्ली दे सकता था कि एलिस की आपूर्ति जल्द ही यहाँ आ जाएगी। ये सब मानव जाति के लिए था। वह एक उत्कृष्ट युवक था। शौर्य चुपचाप यंगयिंग को खाते हुए देख रहा था। वह 2 घंटे से ज्यादा समय तक खाती रही, जब तक कि उसे अपने स्टोरेज रिंग में आखिरी स्टेक नहीं मिल गया। जब यंगयिंग ने देखा तो उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। अब और खाना नहीं है। उसने अपने कमरे में छिपकर आखिरी स्टेक खाने का फैसला किया था। यंगयिंग को थोड़ा आराम मिला क्योंकि वहाँ अच्छा खाना था। बच्चे जल्दी ही खुश और दुखी हो गए। शौर्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यंगयिंग, अब से तुम यहीं रहोगी। बहन रिया, जिंग और हेशा तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम खूब सारा स्वादिष्ट खाना भी खाओगी और कार्टून भी देखोगी। यंगयिंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हल्का चिकना मुंह खोला और कहा, सच में? रिया मुस्कुराया और यंगयिंग के मुंह से तेल पोंछ दिया। बेशक, क्या यंगयिंग रहना चाहती है? कियुए हेशा ने यंगयिंग के सिर पर थपथपाया। मैं तुम्हारे लिए गाने गाऊंगा। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। यंगयिंग, मैं तुम्हें बता दूं, शराब। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह बाकी तीनों की निगाहों के सामने पीछे हट गई। वह मुस्कुराए, मैं तुम्हारे साथ कार्टून देख सकती हूँ। यंगयिंग की आंखें और भी चमक उठीं। सच में? शौर्य और बाकी लोगों ने तुरंत सिर हिलाया। यंगयिंग, तुम इस जगह को अपना घर समझ सकती हो। यंगयिंग ने अंततः सिर हिलाया। अध्याय 262। एक रात के बाद आपका बच्चा पहले से ही इतना बूढ़ा हो गया है। पॉकेट हंटिंग आयाम। चूंकि यंगयिंग रुकने के लिए सहमत हो गई है तो ये सभी के लिए, यहाँ तक कि पूरी मानव जाति के लिए लाभदायक होगा। नांगोंग जिंग ने तुरंत जिन्याओ ऋषि से संपर्क किया। जिन्याओ ग्रह पर। नांगोंग जिंग का संदेश पाकर जिन्याओ ऋषि तुरंत शांत हो गए। हालांकि ब्रह्मांडीय क्षेत्र के प्राणियों को निश्चित रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्रह पर एक का होना दुश्मनों के लिए एक मजबूत निवारक हो सकता है। हा, बढ़िया। जिन्याओ ऋषि हंसे। वह बहुत उत्साहित हो गया और उसकी चीख का एक टुकड़ा गिर गया। आसपास के जीवों ने इसे महसूस किया और वे सभी कांप उठे। इसके बाद उन्होंने तुरंत फेडरेशन के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। चूंकि यंगयिंग ने रुकने का फैसला कर लिया था, इसलिए उन्हें कुछ बातों पर चर्चा करनी होगी। जल्द ही रात हो गई। दोनों तारे धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूब गए। हवा के झोंके से बांस के जंगल में सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। बीच बीच में तालाब से अजीब अजीब आकार के जानवर बाहर कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। सब कुछ इतना सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। कोई यह नहीं देख सकता था कि सुबह डॉन सिस्टम नष्ट हो सकता था। अधिकारियों के विचार विमर्श के बाद उन्होंने अंततः यंगयिंग को रिया के छात्रावास में रहने की अनुमति देने का फैसला किया। यंगयिंग उन चारों में सबसे ज्यादा करीब थी, इसलिए उसे उनके साथ रहने देना बेहतर था। भविष्य में चारों स्पष्ट रूप से मानव जाति के मुख्य लोग होंगे। यंगयिंग को उनके पास रखना ठीक था। और रिया का परिवार मूल रूप से एक सैन्य परिवार था। उसके परदादा कभी एक ऋषि थे। रिया द्वारा यंगयिंग की देखभाल करने से सभी सुरक्षित महसूस करते थे। उसी समय, यदि शौर्य और रिया मिशन के कारण वहां नहीं थे, तो यंगयिंग की देखभाल नांगोंग जिंग और कियुए हेशा द्वारा की जानी थी। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, इसमें समय लगेगा। वे सब दौड़कर यंगयिंग से मिलने नहीं जा सकते थे। समाचार पाकर शौर्य और अन्य 3 मुस्कुराए। अंततः ये खत्म हो गया। वे आज सचमुच मौत की सीमा पर थे। रिया ने यंगयिंग के सिर पर थपथपाया। यंगयिंग, क्या तुम बाद में मेरे साथ रहना चाहती हो? यंगयिंग ने सिर हिलाया। हालांकि यंगयिंग ने कहा कि उसे सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे उसे रात में अकेले बाहर नहीं जाने दे सकते। ये सबसे अच्छा था कि रिया ने उसे मनुष्यों के सोने के चक्र को सिखाया। ये वास्तव में सबसे अच्छा होगा यदि वह इसे एक ही समय में सीख सके। यदि नहीं, तो वह रात में अकेले कार्टून देख सकती है। नांगोंग जिंग ने कहा, वैसे यंगयिंग को कल हमारे घर ले आना। यंगयिंग को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह हमारे पास आ सकती है। फिर उसने शौर्य की ओर देखा। और यंगयिंग को रखने के लिए हमारा इनाम बहुत बड़ा होगा। उच्च स्तर पर अभी भी चर्चा चल रही है। शौर्य की आंखें पागलों की तरह चमक उठीं। अधिक पुरस्कार। शौर्य ने तुरंत दिवास्वप्न देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अन्य 3 लड़कियां भी चित्रित हैं। हालांकि नांगोंग जिंग और रिया के परिवार बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इनसे स्कूल के शिष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी उन्हें भी जापानी क्रेडिट की आवश्यकता थी। स्कूल में अकादमिक क्रेडिट हासिल करने के लिए आपको या तो सफलता हासिल करनी होती थी या स्कूल या फेडरेशन में योगदान देना होता था। मार्शल रैंकिंग और ट्रायल सिर्फ बुनियादी बातें थीं। अगर आप वाकई मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको मिशन में हिस्सा लेना होगा। ज़्यादातर मिशन फेडरेशन द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जबकि कुछ स्कूल द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
इन मिशनों को पूरा करने के बाद ही आप ज़्यादा अकादमिक क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और फिर मजबूत बनने के लिए ज़्यादा संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नांगोंग जिंग, कियूहेशा, रिया और यंगयिंग चले गए। इस मोड़ पर शौर्य को राहत महसूस हुई। उसे एक ब्रेक लेने की जरूरत थी। यहाँ का बॉस पॉकेट हंटिंग आयाम के बॉस से अधिक तीव्र था। यहाँ तक कि वह, जो प्रतिदिन मरता था, उसे भी दिल का दौरा पड़ा। फिर शौर्य ऊपर गया और घर पर संदेश भेजा कि क्या वे प्रभावित हुए हैं। ये सुनकर कि सभी सुरक्षित हैं, शौर्य ने राहत की सांस ली। एलिस ने कहा कि उसने पहले ही अपनी आपूर्ति भेज दी है। इससे शौर्य की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना फ़ोन रख देने से पहले कुछ देर तक लीना और एलिस से बातचीत की। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यंगयिंग आसपास नहीं है, उसने खाने के लिए आखिरी स्टेक निकाला। अंधेरे कमरे में शौर्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें दर्द से चमक उठीं। यंगयिंग के कारण वह पॉकेट हंटिंग आयाम में नहीं गया और न ही कल रात आराम किया। आज वह एक दिन भी जीवित नहीं रह सका और उसे उसके बॉस ने मार डाला। पॉकेट हंटिंग आयाम में बॉस यंगयिंग की तरह दोस्ताना क्यों नहीं थे? वे साथ क्यों नहीं रह सकते थे? शौर्य बिस्तर पर लेट गया और दर्द के गायब होने का इंतजार करने लगा और फिर वापस बैठ गया। उसने अपने पास मौजूद नए गॉडार्ट ऑर्ब्स को पचाना शुरू कर दिया। अगली सुबह शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। शौर्य ने सभी देवकला के गोले पचा लिए और 2 और लाल गोले इस्तेमाल किए। उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद उसने खुद को साफ किया और नीचे की ओर चला गया। उसने रिया और यंगयिंग को ढूंढने की योजना बनाई ताकि वे सभी नांगोंग जिंग के घर जा सकें। इस समय दरवाजे पर ये म्यू की हताश आवाज़ सुनाई दे रही थी। जी, क्या तुम यहाँ हो? शौर्य ने दरवाज़ा खोला और पाया कि रिया के अलावा बाकी सभी लोग वहाँ खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर दिख रहे थे। शौर्य ने पूछा, क्या हुआ? सभी लोग शौर्य को अजीब नज़रों से देख रहे थे। इयान ने पूछा, जी, क्या तुम ठीक हो? कल की चीज़ बहुत भयानक थी। जेवियर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं बहुत डर गया था। मुझे ठीक होने में बहुत समय लगा। अन्य लोगों ने भी उसके कथन पर सहमति जताई। दरअसल वे सबसे करीबी थे, नतीजतन वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। शौर्य ने सोचा कि अगर उन्हें पता चले कि उनके बगल में एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र है तो वे क्या सोचेंगे। लेकिन शौर्य ने ऐसा नहीं कहा। वह चीज पहले से ही काफ़ी डरावनी थी। उसे उन्हें और डराने की ज़रूरत नहीं थी। इस समय ये म्यू ने अजीब नज़रों से शौर्य को देखा। जे, तुम ठीक थे? शौर्य का मुंह फड़क उठा। क्या वह ठीक था? क्या मजाक? वह उस ची के ठीक बगल में था। ठीक ठीक कहें तो 2 मीटर दूर। हालांकि वह उस गोपनीय मिशन को लीक नहीं कर सका जिसने मानवता को बचाया था। इस समय रिया यंगयिंग के साथ चली गई। शौर्य के दरवाजे पर सभी को इकट्ठा देखकर उसने उलझन में पूछा, आपको क्या हुआ? दोस्तों, त्यानयुवान कियानहुआ ने पूछा, रिया, हम तुम्हें ढूंढने की योजना बना रहे थे। होह! त्यानयुवान कियानहुआ ने यंगयिंग को देखते ही अचानक चीख पड़ी। यंगयिंग बहुत प्यारी थी, लेकिन रिया ने चांदी के बालों वाली छोटी लड़की को क्यों पकड़ा हुआ था? सभी लोग भी यंगयिंग की ओर अचंभित होकर देख रहे थे। यंगयिंग शांत थी और बस पीछे देखती रही। ये म्यू ने यंगयिंग की ओर देखा, फिर रिया की ओर और फिर शौर्य की ओर। फिर उसने अविश्वास में कहा, ओह माय! एक रात और आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया। आपने ये कैसे किया? शौर्य, रिया, बच्चा? कौन सा बच्चा? फिर उन्हें एहसास होने लगा। शौर्य के बोलने से पहले रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने ये म्यू को घूर कर देखा और उसे तालाब में धकेल दिया। उसने उसकी शक्ति को भी सील कर दिया ताकि वह आत्मा बल का उपयोग न कर सके। सभी ने भीगे हुए ये म्यू को तालाब में तैरते हुए देखा। वे अवाक रह गए। इस समय शौर्य ने समझाया, ये बच्ची यंगयिंग है। वह रिया की रिश्तेदार है। उच्च स्तर पर यंगयिंग के लिए एक पहचान तैयार की गई थी। ये बेहतर था कि बहुत अधिक लोगों को ये पता न चले कि यंगयिंग एक ब्रह्मांडीय राज्य है। अध्याय 263, अजेय बनने वाला। पॉकेट हंटिंग आयाम। यंगयिंग का परिचय होने के बाद ये म्यू और अन्य लोगों ने उसका अच्छे से स्वागत किया। आखिरकार हर किसी को एक प्यारा बच्चा पसंद था। यंगयिंग ने उत्सुकता से भीड़ की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। इस समय शौर्य ने कहा, वैसे रिया और मुझे यंगयिंग को कुछ काम पर ले जाना है। हम पहले जाएंगे। कल सुबह सुबह यंगयिंग के टूटने के कारण स्कूल ने छात्रों को संदेश भेजा कि 2 दिन के लिए कक्षाएं स्थगित रहेंगी। ये जांचने के लिए पर्याप्त समय था कि क्या कुछ समय पहले भयानक चीज से किसी को कोई नुकसान हुआ था। आज ये म्यू अन्य लोगों के साथ शौर्य की हालत की जांच करने गए। जब उन्होंने शौर्य की बातें सुनी तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वे केवल शौर्य और रिया के बीच एक अजीब भाव से देख सकते थे। अंत में वे अपनी खेती पर वापस लौट गए। इस बीच शौर्य और रिया यंगयिंग को नांगोंग जिंग द्वारा दिए गए पते पर ले गए।
उनके फ़ोन पर नेविगेशन की सुविधा थी, इसलिए वे भटक नहीं सकते थे। फेडरल यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूर जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी झील थी। दोनों तरफ 3-3 मंजिला घर थे। इस समय शौर्य, रिया और यंगयिंग इस झील के ऊपर थे। जब शौर्य ने दोनों घरों को देखा तो वह थोड़ा चकित हो गया। नांगोंग जिंग ने उन्हें यह नहीं बताया कि उसका एक पड़ोसी भी है। तो कौन सा उसका था? जब शौर्य नांगोंग जिंग को बुलाने की योजना बना रहा था तो अचानक एक घर से एक आकृति उड़कर बाहर आई। यंगयिंग तुरंत चमकती आंखों के साथ दौड़ी। बहन हेशा। शौर्य और रिया ने कियुए हेशा को देखा जो कैजुअल कपड़े पहने हुए थी। कियुए हेशा ने यंगयिंग को गले लगाया और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया। फिर वह शौर्य और रिया की ओर मुस्कुराए। तुम लोग यहाँ हो, यहाँ आओ। ठीक उसी समय वह यंगयिंग को अपने घर ले जाने वाली थी। हालांकि इस समय नांगोंग जिंग काले रंग के आरामदायक कपड़े पहने हुए दूसरे घर से बाहर निकल आया। नांगोंग जिंग ने झुंझलाहट के साथ कियुए हेशा को देखा। गुलाबी बालों वाली लोमड़ी, मैंने शौर्य से यंगयिंग को मेरे घर लाने के लिए कहा था। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? कियुए हेशा ने मासूमियत से नांगोंग जिंग को देखा। मुझे लगा कि तुम नशे में हो। शौर्य और रिया तो ये दोनों एक ही झील पर रह रहे थे। शौर्य ने बिना कुछ कहे कहा, टीचर नांगोंग और कियुए, मुझे लगा कि आप दोनों के बीच बनती नहीं है। आप दोनों एक साथ क्यों रह रहे हैं? उन्होंने यंगयिंग को बुलाया और दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। नांगोंग जिंग ने कियुए हेशा को घूरते हुए कहा, बेशक ऐसा इसलिए है ताकि हम हर दिन लड़ सकें और देख सकें कि कौन अधिक मजबूत है। कियुए हेशा मुस्कुराए, बिना किसी संदेह के, मैं निश्चित रूप से मजबूत हूँ। शौर्य और रिया ये दोनों मदद से परे थे। ये देखकर कि दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है, शौर्य खांसने लगा। अभी भी सुबह है। हम दोनों शिक्षकों के घर जा सकते हैं। इस बारे में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? आखिरकार दोनों ने सोचा कि यंगयिंग यहाँ है, इसलिए उन्होंने अभी झगड़ा नहीं किया। उन्होंने पहले नांगोंग जिंग के घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, शौर्य और रिया अवाक रह गए। लिविंग रूम शराब की बोतलों से भरा हुआ था। सोफे पर तरह तरह के कपड़े पड़े थे। जब शौर्य ने अधोवस्त्र देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। युवा नांगोंग जिंग बहुत प्यारा था। लूजी को छोटी लड़की नांगोंग जिंग की याद आती थी। कियुए हेशा को यहाँ की परिस्थिति की आदत हो चुकी थी। उसने घृणा से अपना हाथ हिलाया और सारे कपड़े जमीन पर गिर गए, जिससे सोफे के लिए थोड़ी जगह बन गई। फिर वह यंगयिंग को उठाकर बैठ गई। यंगयिंग ने उत्सुकता से जमीन की ओर देखा। कियुए हेशा ने जल्दी से अपनी आंखें ढंक लीं। अच्छे बच्चों को यह नहीं देखना चाहिए और न ही इससे कुछ सीखना चाहिए। नांगोंग जिंग को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, लेकिन ये सोचकर कि यंगयिंग अभी भी यहाँ है, उसने सफाई शुरू कर दी। नश्वर विकास की गति के साथ उसे अपना सामान समेटने में बस कुछ ही पल लगे। लिविंग रूम जल्द ही ज्यादा व्यवस्थित हो गया। शौर्य को आश्चर्य हुआ कि नांगोंग जिंग ने अपने कपड़े और शराब की बोतलें कहाँ फेंक दीं। नांगोंग जिंग ने सोफे पर बैठकर शराब पी और कहा, हमारे पुरस्कार आ गए हैं। शौर्य और रिया ने तुरंत नांगोंग जिंग की ओर उम्मीद से देखा। यह क्या है? हे। नांगोंग जिंग ने एक पतली और लंबी उंगली उठाई। 100 मिलियन अकादमिक क्रेडिट। हर कोई 100 मिलियन अकादमिक क्रेडिट। साथ ही हर कोई 1 महीने के लिए दाओ ज्ञानोदय कक्ष का उपयोग कर सकता है। सभी के पास व्यक्तिगत कवच होगा। सामग्री संघ द्वारा आपूर्ति की जाएगी। ये बेहद कीमती सामग्री होगी। कवच स्तर के प्राणियों द्वारा गढ़े जाएंगे। शौर्य और रिया की सांस रुक गई और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 100 मिलियन शैक्षणिक क्रेडिट। एक अग्नि क्लोन की लागत केवल 80 मिलियन थी और वह एक बहुत शक्तिशाली दिव्य कला थी। बस यही बात पागलपन थी। दाओ ज्ञानोदय कक्ष 1 महीना। यहाँ तक कि वरिष्ठ सहपाठी मार्गरेट ने जो किया, उसके बावजूद उसे केवल 3 घंटे मिले। इसके अलावा स्तर के प्राणी द्वारा बनाया गया कवच, यह आत्मा द्वारा संचालित कवच से अनगिनत गुना बेहतर होगा। नांगोंग जिंग और कियुए हेशा भी मुस्कुराए। यह इनाम उनके लिए भी बहुत बड़ा था। सच कहूं तो उन्होंने यंगयिंग के साथ कुछ नहीं किया और न ही कुछ कर सकते थे। इतना बड़ा इनाम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। कियुए हेशा सोफे पर लेट गया और दया से बोला, बहुत बुरा हुआ कि बैरन फायर ऋषि अराजकता ब्रह्मांडीय क्षेत्र में चले गए और वापस नहीं आए। अन्यथा हमारा कवच एक ऋषि द्वारा गढ़ा जा सकता है। नांगोंग जिंग ने चौंकते हुए कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये सब मानव जाति के लिए किया है। शौर्य उनकी बातें सुनकर दंग रह गया। अराजकता ब्रह्मांडीय क्षेत्र। एलिस ने ऐसा कहा था कि उसके पूर्वज उसके लिए स्रोत खोजने हेतु आकाशगंगा के बाहर गए थे। क्या ये बैरन फायर ऋषि था? इसके बावजूद यह अभी भी बहुत अच्छी बात थी कि एक स्तर का बॉस उनके कवच को गढ़ रहा था। वे अभी तक ग्रह स्तर के भी नहीं थे। यंगयिंग ने देखा कि सभी बहुत खुश थे और वह थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीजें बहुत जटिल लग रही थीं।
उसे और कार्टून देखने चाहिए थे। नांगोंग जिंग बहुत खुश थी। उसने थोड़ी शराब पी और कहा, शौर्य, रिया, इस बार सब कुछ तुम दोनों की बदौलत है, वरना हमें भी इतना इनाम पाने में बहुत समय लग जाता। कियुए हेशा ने शौर्य की तरफ धीरे से मुस्कुराया। छोटे भाई शौर्य, क्या ख्याल है? क्या मुझे तुम्हें चूम लेना चाहिए? शौर्य ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। आप। वह जानता था कि अगर वह सहमत हुआ तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। साथ ही वह सहमत होना भी नहीं चाहता था। वह कियुए हेशा को अच्छी तरह से नहीं जानता था। हालांकि वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक सभ्य आदमी था। नांगोंग जिंग ने कियुए हेशा का उपहास किया। हा, गुलाबी बालों वाली लोमड़ी, तुम्हें भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। नांगोंग जिंग को बहुत खुशी हुई और उसने और पी लिया। कियुए हेशा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन वह खुश नहीं थी कि नांगोंग जिंग ने उसका मजाक उड़ाया। उसने शौर्य की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया है। शौर्य ने तुरंत विषय बदल दिया। शिक्षक नांगोंग, अकादमिक क्रेडिट कब आएंगे? हम दाव ज्ञानोदय कक्ष में कब जा सकते हैं? नांगोंग जिंग मुस्कुराया। शैक्षणिक क्रेडिट आज आ जाएंगे। जहां तक दाव ज्ञानोदय कक्ष की बात है, इसके लिए लाइन में आगे खड़े लोगों के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। इसमें कुछ दिन लगेंगे। फिर उसने कहा, वैसे कल आना, मैं तुम्हें किसी के पास ले चलूंगी। शौर्य को याद आया कि वह उसे इनाम देने वाली थी। क्या यही था? स्कूल बहुत बढ़िया था। इन कुछ दिनों में जो लाभ मिला वह वाकई बहुत था। शायद 1 महीने के दाव ज्ञानोदय कक्ष का उपयोग करने के बाद वह देवकला मालिकों को मारने के स्तर तक पहुंच सकता है। उसकी शक्ति में भारी उछाल आएगा। वह अजेय बनने वाला था। अध्याय 264, बहुत सारे बॉस चुनना। पॉकेट हंटिंग आयाम। इसके बाद नांगोंग जिंग और कियुए हेशा ने लूजी और रिया के मार्शल आर्ट से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतता गया, दोपहर का भोजन हो चुका था। शौर्य को अचानक याद आया कि उसका खाना यंगइंग ने खा लिया है, इसलिए उसने पूछा, वैसे हम दोपहर के भोजन में क्या खा रहे हैं? नांगोंग जिंग ने अपना सिर खुजलाया। क्या शराब अच्छी नहीं है? क्या हमें खाने की ज़रूरत है? कियुए हेशा मुस्कुराए। मैं खाना नहीं बना सकती और मैं शायद ही कभी खाती हूँ। शौर्य, उन पर भरोसा करना बेकार था। शौर्य ने रिया की ओर उम्मीद से देखा। उसका खाना बनाना काफ़ी अच्छा था। अच्छा, रिया, यहाँ सबसे भरोसेमंद आप हैं। उसे अभी भी 25वें ग्रह पर रेत के बाज को भूनने की बात याद है। जब यंगइंग ने भोजन का जिक्र सुना तो उसने तुरंत कार्टून से नज़र हटा ली और रिया की ओर आशा भरी नज़रों से देखा। बहन रिया, क्या हम खाना खाएंगे? रिया का मुंह फड़क उठा। वह आह भरते हुए उठी। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बहन जिंग, रसोई कहाँ है? नांगोंग जिंग ने सोफे के पीछे दाईं ओर एक कमरे की ओर इशारा किया। वही है, लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। बस वही करो जो तुम्हें करना है। रिया ने अवाक होकर अपना सिर रगड़ा और रसोई की ओर चली गई। शौर्य और यंगइंग ने एक दूसरे को देखा, जिससे 2 दोस्तों की आंखें सामने आईं जो एक दूसरे को समझते थे। 1 घंटे बाद रिया ने कुछ सामान्य व्यंजन पकाए। यह एलिस के स्पिरिट फूड जितना अच्छा तो नहीं था, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट था। खाना खाते समय यंगइंग बहुत खुश थी, लेकिन शौर्य बहुत खुश नहीं था। ये छोटी लड़की हर बार उसका खाना छीन लेती थी। समस्या ये थी कि वह उसे हरा नहीं सकता था। ये बहुत कष्टप्रद था। उसने पाया कि वे दोनों दोस्त नहीं थे। पता चला कि वह उसकी स्वाभाविक दुश्मन थी। दोपहर के भोजन के बाद शौर्य और बाकी लोग कियुए हेशा के घर में थोड़ी देर के लिए बैठे। कियुए हेशा का घर नांगोंग जिंग से कहीं ज्यादा साफ था। घर उसके अपने पोस्टरों से भरा हुआ था। ये पोस्टर उस समय के थे जब उसका कॉन्सर्ट हुआ था। शौर्य ने याद किया कि एक बार उसने लैन जियांग ग्रह पर एक शॉपिंग मॉल में उसका लाइव प्रसारण देखा था। उन्होंने उत्सुकता से कियुए हेशा को देखा और पूछा, गुरु कियुए, क्या आप साधना में व्यस्त नहीं हैं? आपके पास संगीत समारोहों के लिए समय कैसे है? रिया भी उत्सुक था। कियुए हेशा एक युवा ड्यूक थी, उसे बहुत व्यस्त होना चाहिए। कियुए हेशा मुस्कुराया। यही वह दिव्य कला है जिसे मैं विकसित कर रहा हूँ। दिव्य कला? शौर्य और रिया उसकी व्याख्या सुनकर दंग रह गए। क्या दिव्य कला को विकसित करने की कोई ऐसी विधि थी? उनके असाध्य के बाद कियुए हेशा ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। उन्होंने कहा, यह दिव्य कला है। उसका उद्देश्य अभी भी लालच और मोहक था, लेकिन इसमें कुछ और भी था, कुछ रहस्यमय और अज्ञात। जब शौर्य और रिया ने आवाज़ सुनी तो वे अचेत हो गए। क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? कियुए हेशा ने फिर से कहा। जब उसने देखा कि कैसे 2 लोग मदहोशी में चले गए तो वह मुस्कुराए। इस बार उसकी आवाज़ उनके दिमाग में उतर गई और दोनों किसी तरह उस मदहोशी से बाहर आने में कामयाब हो गए। दोनों ने आश्चर्य से कियुए हेशा को देखा। शौर्य ने पूछा, दिव्य कला का एक अच्छा प्रकार? कियुए हेशा ने सिर हिलाया और मुस्कुराए।
उसने मजाक में कहा, वहाँ डांस भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? खांसी, कोई बात नहीं। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। वह आवाज भी नहीं संभाल सकता था, नृत्य तो दूर की बात थी। कियूयू हेशा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। नांगोंग जिंग ने घृणा से कराहते हुए कहा, तुम इन शानदार चीज़ों से खेलते रहो, मुझे बस एक जोड़ी मुट्ठियाँ चाहिए। नांगोंग जिंग ने अपनी मुट्ठी हिलाई। यंगइंग की नीली आंखें चमक उठीं। वाह, कितना शक्तिशाली! नांगोंग जिंग गर्व से मुस्कुराए और यंगइंग के सिर पर थपथपाया। कियूए हेशा मुस्कुराए। आयरन फिस्ट यंग ड्यूक वास्तव में असाधारण है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। नांगोंग जिंग की मुस्कान कठोर हो गई। वे शाम तक रुके, उसके बाद शौर्य और रिया चले गए। कियूयू हेशा और नांगोंग जिंग यंगइंग को देखकर मुस्कुराए। यंगइंग, कभी भी खेलने आ जाओ। यंगइंग ने तुरंत सिर हिलाया। वह महसूस कर सकती थी कि ये दोनों बड़ी बहनें उसके प्रति बहुत अच्छी थीं। शौर्य मुस्कुराया। शिक्षक नांगोंग और कियूए, हम पहले निकलेंगे। नांगोंग जिंग मुस्कुराए। महम, यंगइंग का ख्याल रखना। कियूए हेशा ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराए। शौर्य, अगर यंगइंग रोई तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि क्या हुआ है। शौर्य का मुंह हैंग गया और वह सूखी हंसी से लोटपोट हो गया। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। रिया ने यंगइंग को उठाया और वे तीनों चले गए। रिया और यंगइंग रिया के छात्रावास में चले गए जबकि शौर्य अपने छात्रावास में वापस चला गया। उसने खुद को साफ किया और पॉकेट हंटिंग आयाम में चला गया। उसे आशा थी कि आज वह भाग्यशाली होगा। पॉकेट हंटिंग आयाम में शौर्य बंजर धरती के एक टुकड़े पर दिखाई दिया। धरती पीली और आंशिक रूप से झुलसी हुई थी। हर जगह छेद थे, बिजली चमक रही थी और हिंसक हवाएं चल रही थीं। शौर्य, उसने चारों ओर देखा। ये कहाँ था? क्या वह गलत जगह आ गया? यदि वह किसी अन्य मानचित्र में प्रवेश करता है तो इसका संकेत तो मिलना चाहिए, है न? उसे याद आया कि वह स्पष्ट रूप से दूसरे नक्शे में प्रवेश कर गया था। इस समय शौर्य ने अविश्वास से बाईं ओर देखा। 5 किलोमीटर दूर एक विशाल खाई में शौर्य थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने नीचे देखा, वहां एक विशाल नीले रंग का पक्षी लेटा हुआ था। इस समय नीले पक्षी के पंख काले पड़ गए थे, मानो उन्हें भून दिया गया हो। इसके अलावा उसका शरीर जमीन पर मुश्किल से हिल पा रहा था। वह मर रहा था। शौर्य पागलों की तरह मुस्कुराया। उन्होंने वास्तव में एक बुरी तरह से घायल नीले पक्षी बॉस को पाया। ये कैसा भाग्य था! क्या उसे लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए? यह नीला पक्षी मालिक ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत कष्ट हुआ है, उसे पहले इसे भेज देना चाहिए। शौर्य ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी पतली गर्दन की ओर मुक्का मारा। बॉस विरोध नहीं कर सका और शीघ्र ही राख में बदल गया तथा पीछे 4 लाल, 2 बैंगनी और एक नीला देवकला गोला छोड़ गया। शौर्य उलझन में था। इस बॉस ने कोई दिव्य कला रून नहीं गिराया। क्या ये बहुत कमजोर था? उसने चारों ओर देखा। वह 5 किलोमीटर तक दौड़ चुका था और आसपास का इलाका अभी भी अस्त व्यस्त था। यहाँ वास्तव में क्या हुआ था? शौर्य ने ध्यान से चारों ओर देखा। इस क्षण उसकी आंखें फिर चमक उठीं और वह गायब हो गया। अल्पविराम। 10 किलोमीटर दूर शौर्य एक खाई के पास दिखाई दिया। अंदर एक पूरी तरह से झुलसा हुआ ग्रे छिपकली का शरीर था। वह इतना बुरी तरह घायल हो गया था कि उसकी पुनर्जनन कला भी उसके शरीर को पुनर्जीवित नहीं कर सकी। उसने केवल उसे मरने से बचाया। एक दयालु युवा के रूप में निश्चित रूप से शौर्य इस मालिक को लगातार बिजली के दर्द को महसूस नहीं करने दे सकता था। उसने इसे धीरे से भेज दिया। जैसे ही छिपकली का मालिक धूल में बदल गया, उसने 6 लाल, 3 बैंगनी और एक ग्रे देव कलाओं को पीछे छोड़ दिया। इसने एक दिव्य कला रून भी नहीं छोड़ा। शौर्य ने भौहें सिकोड़ी। क्या प्रत्येक बॉस को दिव्य कला रून नहीं गिराना चाहिए? आखिरकार शौर्य ने ब्लैक टाइगर बॉस को मार दिया और पहला शील्ड दिव्य कला रून प्राप्त किया। उसने सोचा था कि हर बॉस एक दिव्य कला रून गिराएगा। क्या ये सब भाग्य था? उसने गोले उठा लिए। दिव्य कला रून के बिना भी वह बहुत संतुष्ट था। शौर्य ने एक बार फिर चारों ओर देखा। शायद वहां और भी कुछ था। शौर्य को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या हुआ। दोनों ही तरह से यह उसके लिए फायदेमंद था। वह तेजी से आगे बढ़े और कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। जल्द ही उसे एक और बुरी तरह से घायल ग्रे छिपकली मालिक मिला और उसने खुशी खुशी उसे भेज दिया। इस मालिक ने उसे 5 लाल, 3 बैंगनी और एक पुनर्जनन देव कला ओग प्रदान किया। ये सभी मालिक बिजली भगवान कला से भारी रूप से घायल हो गए थे। शौर्य को एक अनुमान था, लाइटनिंग वॉरहॉर्स के अलावा केवल उस सुपर व्हाइट रैबिट में ही लाइटनिंग गॉडार्क थी। वॉरहॉर्स स्पष्ट रूप से इस दृश्य का कारण नहीं बन सकता था। इसलिए एकमात्र संभावना यह है कि सुपर व्हाइट रैबिट बॉस ने ऐसा किया हो। शौर्य को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और कहाँ है। जल्द ही शौर्य ने सोचना छोड़ दिया। वैसे भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस माल इकट्ठा करना था। भले ही सफ़ेद खरगोश मालिक उसे ढूंढ ले, लेकिन वह गोले नहीं ले सकता था।
इस प्रकार शौर्य ने खुशी खुशी अधिक गंभीर रूप से घायल बॉसों की तलाश शुरू कर दी। अध्याय 265 4 अधिपति। पॉकेट हंटिंग आयाम। आधे घंटे बाद शौर्य ने खुशी से एक और बुरी तरह से घायल लाइटनिंग वॉरहॉर्स बॉस को पाया, साथ ही एक बुरी तरह से घायल ब्लैक टाइगर बॉस को भी। शौर्य एक बार फिर पागलों की तरह हंसा। वह क्या कर सकता था? उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, शायद इसलिए कि वह बहुत सुंदर था। शौर्य ने उसके चेहरे को छुआ और फिर वह फिर से दूसरी दिशा में उड़ गया। यह अवसर बार बार नहीं आता, वह इसे पकड़ने जा रहा था। गड़गड़ाहट, गर्जन, री, आन, आ। जैसे ही शौर्य बुरी तरह से घायल बॉस की खोज कर रहा था, दूर से कुछ भयानक दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। इसके अलावा हवा में एक भयानक शक्ति की लहरें उठती हुई महसूस की जा सकती थीं। शौर्य ने इसे महसूस किया और घबरा गया जब उसने गर्जना की आवाज़ों की दिशा को देखा। क्रिस्टल जैसा साफ आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। अंदर क्षितिज पर बिजली चमक रही थी, मानो प्रलय का भला हो। उसी समय हरी हवा के साथ साथ काली और ग्रे रोशनी भी चमक रही थी। शौर्य ने अविश्वास से ये देखा। वह क्या था? नीला पक्षी मालिक और अन्य? असंभव, उनकी शक्ति इतनी भयानक नहीं थी। ये हंगामा यहाँ से कम कुछ 100 किलोमीटर दूर था। नीले पक्षी के मालिक के पास इतनी ताकत नहीं थी। यह नश्वर विकास राज्य शक्ति थी। क्या ये कोई और बॉस था जो वहां से गुजर रहा था? आमतौर पर वे लड़ते नहीं थे। शौर्य ने भौहें सिकुड़ी। कुछ ही देर में उसके बालों की ग्रंथियां झंझना उठीं और वह तुरंत भाग गया। युद्ध का मैदान उसके स्थान की ओर बढ़ रहा था। शौर्य ने एक ऐसी दिशा चुनी जो चलती हुई युद्धभूमि के रास्ते में नहीं थी। तभी वह बच निकलने में सक्षम हो सकता था। शौर्य ने पीछे देखा और उसका मुंह फड़क उठा। ये बहुत तेज था। उसकी गति को देखते हुए ये बहुत ही असंभव था कि वह इसे चकमा दे सके। वह बस कुछ बुरी तरह से घायल बॉस को उठाना चाहता था। उसने किसके साथ खिलवाड़ किया? शौर्य ने अपने दांत पीस लिए और 7 गुना ताकत भी लगा दी। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई नजदीक आती गई, शौर्य का चेहरा खराब होता गया। युद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 किलोमीटर से अधिक था। अचानक शौर्य की आंखें चमक उठीं। उसके सामने एक और बुरी तरह घायल बॉस था। वह अपनी पूरी ताकत से उड़ गया, यहाँ तक कि अगर वह मरने वाला भी हो तो भी वह कोई दूसरा बॉस चुन लेगा। यह इसके लायक होगा। 5 किलोमीटर दूर शौर्य एक खाई के सामने आया। उसने अंदर बैठे ग्रे छिपकली बॉस को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। बॉस तेजी से धूल में बदल गया। शौर्य ने 6 लाल, 3 बैंगनी और एक पुनर्जनन देवता कलाओब उठाया। इस समय युद्ध भी निकट था। वह तुरंत खाई के अंदर छिप गया और चीस्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्हें उम्मीद थी कि बॉस इस नौसिखिए से बुरा नहीं मानेंगे। शौर्य ने ऊपर देखा और लड़ाई देखी। जब उसने युद्ध देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंततः उसे पता चल गया कि खरगोश मालिक कहाँ है। 10 किलोमीटर दूर सफ़ेद खरगोश अपनी पूरी ताकत से बेताब होकर उड़ रहा था। 4 खूंखार जानवर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इनमें से एक 30 मीटर लंबा जानवर था जो काले कवच से ढका हुआ था। कवच पर बैंगनी रंग के बिजली के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यह बिजली के युद्ध के घोड़े जैसी ही नस्ल का था। हालांकि उसके पास सिर्फ एक सींग नहीं था, उसके पास ड्रैगन जैसे सींगों की एक जोड़ी थी जो विनाशकारी बिजली की तरह चमकती थी। दूसरा जानवर पूरी तरह से ग्रे रंग का था और विशाल छिपकली जैसा था। हालांकि यह अधिक पतला था। यह लगभग 100 मीटर वजनी था। इसका सिर रेन के ड्रैगन जैसा लग रहा था। इसके चारों ओर ग्रे धुंधला छाई हुई थी। थर्ड बीस्ट ब्लू ब्रैड बॉस जैसा ही था, लेकिन ये डबल बड़ा था। इसके 2 के स्थान पर 4 युग्म पंख भी थे। दुनिया की सारी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। अगर शौर्य जमीन को कसकर नहीं पकड़ता तो शायद वह हवा में उड़ जाता। शौर्य ने देखा कि कुछ बुरी तरह से घायल बॉस हवा में उड़ गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने सामने ये दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। उन्होंने कम से कम 15 गंभीर रूप से घायल बॉसों को धूल में मिलते देखा। उसे सिर्फ 6 खोजने में इतना समय लग गया। दुर्भाग्य से उसकी पवन देव कला इतनी शक्तिशाली नहीं थी, अन्यथा वह भी वास्तव में कोशिश करना चाहता। शौर्य ने खरगोश का पीछा कर रहे 4 जानवरों में से अंतिम जानवर को देखा। ये काले बाघ बॉस के समान ही एक बाघ था, लेकिन इसका फर काले क्रिस्टल से ढका हुआ था जो धातु के रंग से चमक रहा था। शौर्य ने गहरी सांस ली। अधिपति। उनमें से 4, वे भगवान कला जानवरों के समान दिखते थे लेकिन बहुत अधिक भव्य थे। इसने शौर्य को पहले नक्शे पर सींग वाले नर शेर की याद दिला दी। वह सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चारों सुपर बॉस कम से कम नश्वर विकास की अवस्था में थे। शौर्य इस बात से उलझन में था कि ये 4 अधिपति खरगोश का पीछा क्यों कर रहे थे, और क्या वह खरगोश अब इतना मजबूत था। शौर्य ने खरगोश को देखा। उसके सफ़ेद फर पर खून लगा था, लेकिन उसकी ची अभी भी बहुत मजबूत थी।
उसे यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यह एक खरगोश था। उसके दिमाग में सिर्फ वही खरगोश याद आ रहे थे जो पहले नक्शे पर थे। खरगोश को ऐसा ही होना चाहिए, है ना? ये सुपर खरगोश इतना मजबूत था। इस समय खरगोश को शौर्य की नज़र महसूस हुई। वह पलटा और उसकी ओर देखने लगा। उसे तुरंत सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही बाहर था। वह लगभग खून थूकने लगा। उसने सोचा कि वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि उन 4 सुपर बॉसों ने उसे नहीं देखा था, फिर भी उस शापित खरगोश ने उसे देख लिया था। उसने अपना सिर रगड़ा। क्या यह मानसिक शक्ति का देवता या कला मालिक था? शौर्य अवाक रह गया। जब खरगोश ने पहली बार उसे देखा तो उसमें नीली चिड़िया के मालिक के समान ही शक्ति थी। इसमें बहुत तेजी से सुधार हुआ। शौर्य को तो ये भी संदेह था कि खरगोश में किसी मुख्य पात्र का आभामंडल या कुछ और है। वह जानना चाहता था कि अंत में क्या होगा, लेकिन खरगोश ने उसे मौका नहीं दिया। दर्द धीरे धीरे कम हो गया और शौर्य मुस्कुराया। इस बार उसे बहुत बड़ा लाभ मिला। वह अपने मानसिक आयाम के अंदर गया और गोलाकार वस्तुओं को देखा। उसने उन्हें ध्यान से गिना। 30 लाल, 18 बैंगनी, 1 हवा, 3 उत्थान देवकला, 1 बिजली देवकला और 1 प्रथम शरीर देवकला ओब। ये बहुत बड़ा लाभ था। 18 बैंगनी गोले शायद उसके लिए हवा और बिजली के पंखों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। 30 लाल गोले शायद उसके लिए अपनी आत्मिक शक्ति साधना को छिद्र खोलने की स्थिति तक लाने के लिए पर्याप्त थे। और अन्य सभी देवकला ऑर्ब्स के साथ उसकी देवकला और भी बेहतर हो जाएगी। शौर्य मुस्कुराया। जब वह इन बातों को पूरी तरह से समझ लेगा तो वह शायद किसी भगवान कला मालिक का शिकार करने की कोशिश कर सकता है। वह उस नीले पक्षी मालिक को खोजने जाएगा और कोशिश करेगा। शौर्य को याद आया कि उसके पास अभी भी 100 मिलियन अकादमिक क्रेडिट और उपयोग करने के लिए 1 महीने का दाव ज्ञानोदय कक्ष है। इन 6 मालिकों ने दिव्य कला रून नहीं गिराए। उसे एक आक्रामक प्रकार की दिव्य कला की अत्यंत आवश्यकता थी। ऐसा लग रहा था कि वह इन 100 मिलियन अकादमिक क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब उनके सामने ये कठिनाई थी कि वे कौन सी दिव्य कला खरीदें। इस बारे में सोचते हुए शौर्य ने इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने का फैसला किया। वह कल जब उसके पास जाएगा तो उस शराबी से पूछेगा। उस स्थिति में वह सबसे पहले अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए लाल गोले का उपयोग करेगा। शौर्य बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। अध्याय 266। जिन्याओ ऋषि को नमस्कार। पॉकेट हंटिंग आयाम। अगली सुबह शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। एक रात की साधना में उसने 3 लाल गोले इस्तेमाल कर लिए। उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर कोर मार्शल स्टेट स्तर 9 तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक रात में 2 स्तरों तक बढ़ गया। अधिक से अधिक कल रात तक वह छिद्र खोलने की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। शौर्य मुस्कुराया, अपने शरीर में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए। ये सुधार वास्तव में तीव्र था। शौर्य उठकर छात्रावास से बाहर चला गया। आज कक्षा फिर से शुरू हो रही थी, लेकिन शौर्य नहीं गया क्योंकि उसे नांगोंग जिंग से मिलना था। रिया यंगइंग को कक्षा में ले आया। यंगइंग वास्तव में स्कूल जाना चाहती थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। संघीय विश्वविद्यालय को बहुत पहले ही यह नोटिस मिल चुका था कि इस छोटी लड़की को जहां भी वह जाना चाहे जाने दिया जाए। वे चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते थे। स्कूल के शिक्षकों को यह नहीं पता था कि ऐसा नोटिस क्यों लगाया गया था, लेकिन चूंकि यह एक आदेश था इसलिए उन्होंने इसका पालन किया। शौर्य ने सोचा कि छोटी लड़की के लिए कक्षा में उपस्थित होना कैसा होगा। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और नांगोंग जिंग के घर की ओर उड़ चला। नांगोंग जिंग के घर पर एक बार फिर शौर्य ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। महिला, खांसी। टीचर नांगोंग, मैं यहाँ हूँ। दरवाज़ा तुरंत खुल गया। शौर्य अंदर आया और उसने देखा कि नांगोंग जिंग सोफे पर लेटी हुई शराब पी रही थी। साफ किया गया फर्श फिर से शराब की बोतलों से भर गया था। शौर्य अवाक रह गई। उसने बस शराब पी। क्या उसे साधना की जरूरत नहीं थी? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। शौर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी और सभी शराब की बोतलें कोने में करीने से रख दी गईं। नांगोंग जिंग मुस्कुराया, तुम यहाँ हो, चलो फिर चलें। फिर वह दरवाजे की ओर चलने लगी। शौर्य ने पीछे से उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आप मुझे किसके पास ला रहे हैं? नांगोंग जिंग ने उत्तर दिया, जिन्याओ ऋषि। शौर्य का शरीर कांप उठा। फिर उसने अविश्वास से नांगोंग जिंग की ओर देखा। हम जिन्याओ ऋषि से मिलने जा रहे हैं। वह जिन्याओ ऋषि थे, मानव जाति के 4 संतों में से एक। नांगोंग जिंग ने कहा, जिन्याओ संत को देखने में क्या अजीब बात है। वैसे जब वह व्यक्ति कुछ अप्रासंगिक कहता है तो बस दिखावा करें कि आपने उसे सुना ही नहीं। शौर्य। वह कुछ देर के लिए हतप्रभ रह गया और पूछा, इसमें क्या अप्रासंगिक है? क्या जिन्याओ ऋषि उसके साथ आकस्मिक गपशप में शामिल होंगे? नांगोंग जिंग ने भौहें सिकुड़ी और सिर खुजलाया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बस दिखावा करो कि तुमने सुना ही नहीं। ओह, शौर्य ने जल्दी से सिर हिला दिया।
हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था, लेकिन क्या ये कोई धमकी थी? नांगोंग जिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और खाली जगह में एक उड़ता हुआ जहाज दिखाई दिया। ये 50 मीटर लंबा था और पानी की बूंद के आकार का था। ये पूरी तरह से काला था और इस पर जटिल सुनहरे प्रिंट अंकित थे। यह उनका निजी उड़ान जहाज गोल्डन वल था। शौर्य ने नांगोंग जिंग की स्टोरेज रिंग पर नजर डाली। उसकी स्टोरेज रिंग वाकई बहुत बड़ी थी। उसमें एक बहुत बड़ा उड़ने वाला जहाज आ सकता था। नांगोंग जिंग ने कहा, चलो। इसके बाद वह अंदर चली गई। शौर्य ने उसका पीछा किया। आधे घंटे बाद खिड़की के बाहर एक हरा ग्रह दिखाई दिया। ये ग्रह जिन्याओ था। जैसे ही जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा, नांगोंग जिंग ने याद दिलाया, याद रखो, चाहे वह कितनी भी अप्रासंगिक बातें क्यों न कहे, ऐसा दिखावा करो कि तुमने उसे सुना ही नहीं। शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है टीचर। वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि जिन्याओ ऋषि अब क्या कहेंगे। जल्द ही जहाज उतर गया। शौर्य ने उतरते समय उत्सुकता से चारों ओर का अध्ययन किया। जहाज एक झरने के नीचे उतरा। वह जगह घने जंगल से घिरी हुई थी। दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। झरने के नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक लकड़ी की झोपड़ी थी और एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी लिनन के कपड़े पहने हुए था। वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। शौर्य ने उत्सुकता से देखा। क्या वह महान जिन्याओ ऋषि थे? उनमें किसी शक्तिशाली व्यक्ति जैसा स्वभाव नहीं था। वे एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहे थे। नांगोंग जिंग और लूजी आगे बढ़े। बूढ़े आदमी ने साफ साफ कहा, तुम यहाँ हो। उसने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। नांगोंग जिंग को बैठा देख शौर्य ने भी उसकी नकल की और नांगोंग जिंग के बगल में बैठ गया। शौर्य को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था। उसके हाथ में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी। मछली पकड़ते समय बहुत ज्यादा शोर मचाना वर्जित था। शौर्य ने सावधानी से बैठने और तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि ऋषि मछली न पकड़ लें। इस समय जिन्याओ ऋषि ने स्पष्ट रूप से कहा, आप शौर्य हैं, है ना? लू जी ने सिर हिलाया। हाँ, नमस्ते जिन्याओ ऋषि। जिन्याओ ऋषि ने पलटकर देखा और उनका दुबला पतला चेहरा मुस्कुराया। मैं तुम्हारे बारे में सुनता रहता हूँ। तुमने जियार युद्ध के मैदान और यंगयिंग के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शौर्य अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। जिन्याओ ऋषि मुस्कुराए। तुम भी बहुत सुंदर हो। शौर्य उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। फिर वह मुस्कुराया। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं ऋषि। शौर्य को अभी भी अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि ऋषि भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। क्या यह आधिकारिक मान्यता थी? इस समय नांगोंग जिंग ने अचानक कहा, बूढ़े आदमी, तुम 3 साल से यहाँ मछली पकड़ रहे हो। तुम रुक क्यों नहीं जाते? तुम हुक से कुछ नहीं पकड़ सकते। मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए एक मछली पकड़ लूंगा। ठीक इसी समय नांगोंग जिंग पानी में जाने वाला था। जिन्याओ ऋषि जल्दी से पलटे और बोले, रुको। जिंग जिंग, तुम नहीं कर सकते। तब तक मछली पकड़ने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। शौर्य, वह चकित होकर उन दोनों की ओर देखने लगा। जिंग जिंग, इस हिंसक शराबी का नाम कितना प्यारा था। शौर्य मुस्कुराया। इससे पहले कि वह हंस पाता, नांगोंग जिंग ने उसकी ओर देखा। शौर्य ने तुरंत मुस्कुराहट दूर कर दी। वह असमंजस में उन दोनों की ओर देखने लगा। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था? वे करीब लग रहे थे। नांगोंग जिंग बैठ गए और जिन्याओ ऋषि की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पूर्वज। शौर्य, उसने अविश्वास से उन दोनों की ओर देखा। वह जानता था कि उसका परिवार अच्छा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अच्छा होगा। एक ऋषि का वंशज, एक जीवित ऋषि। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी। जिन्याओ ऋषि ने मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी और उठ खड़े हुए। मेरे साथ आओ। वह लकड़ी की झोंपड़ी की ओर चला गया। शौर्य और नांगोंग जिंग उठे और उनका पीछा किया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक साधारण लकड़ी की मेज और 4 कुर्सियां थीं। मेज के पीछे एक बिस्तर था जिस पर सिर्फ एक तकिया था। जिन्याओ ऋषि मेज के सामने बैठ गए और संकेत दिया कि दोनों को भी बैठना चाहिए। फिर उसने एक बैंगनी चायदानी और कुछ सुनहरी पत्तियां निकालीं। उसने शांति से चाय बनाई। उसने 3 कप में पानी डाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। शौर्य ने चाय की पत्ती को देखा और उसकी खुशबू को सूंघा। उसे लगा कि इसमें तेज धातु के ब्लेड जैसी खुशबू है। नांगोंग जिंग ने समझाया, ये जिन-घे पत्ता है। मानव जाति में यह नहीं है। ये केवल जिन-घे जाति में पाया जाता है। इसे पीने से धातु तत्व देव कला सीखने की संभावना बढ़ जाएगी। शौर्य अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने नांगोंग जिंग को अविश्वास से देखा। भगवान की कला अन्य चीजों के माध्यम से सीखी जा सकती है। उन्होंने सोचा कि केवल देव कला के गोले ही लोगों को देव कला सीखने में मदद कर सकते हैं। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। ब्रह्मांड अनंत है। बेशक है, लेकिन ये चीजें बहुत कीमती हैं। ये पत्ता भी थोड़ी संभावना जोड़ता है। जिन्याओ ऋषि मुस्कुराए, लेकिन ये पीने के लिए बहुत अच्छा है। शौर्य,
ये चीज़ कीमती होनी चाहिए, लेकिन जिन्याओ ऋषि को लगा कि यह अच्छी चाय है। शौर्य ने पूरा कप पी लिया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। चाय उसके मुंह में चाकू की तरह घुस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला कट रहा हो। फिर उसे पसीना आया। ये चीज़ स्वादिष्ट थी। जब उसने जिन्याओ सेज और नांगोंग जिंग को खुशी से चाय पीते देखा तो वह आत्मसंदेह में डूब गया। क्या उसका स्वाद अनोखा था? ऐसा लग रहा था कि दोनों इसका आनंद ले रहे थे। नांगोंग जिंग ने चाय नीचे रखी और संतोषपूर्वक मुस्कुराए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा शराब पी ली हो। फिर वह जिन्याओ ऋषि की ओर मुड़ी और चापलूसी से मुस्कुराए। बूढ़े आदमी, मेरा जिन्याओ बनिंग सन खत्म हो गया है, क्या आप मुझे कुछ और दे सकते हैं? जिन्याओ ऋषि ने अपना सिर हिलाया। मैं भी लगभग बाहर हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं 2 साल बाद ईस्ट रीजन गैदरिंग में कुछ और खरीदने जाऊंगा। शौर्य, ये दो शराबी। अध्याय 267, ऋषि की उत्पत्ति। पॉकेट हंटिंग आयाम। अपने पूर्वज द्वारा अपने अनुरोध को अस्वीकार किए जाने की बात सुनकर नांगोंग जिंग ने निराशा से अपने होंठ फुला लिए। जिन्याओ ऋषि ने आह भरी। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे तुम्हें बचपन में शराब पीना नहीं सिखाना चाहिए था। शौर्य, उसने अविश्वास से जिन्याओ ऋषि की ओर देखा। तो अपराधी आप थे? क्या यह आपकी गलती थी कि वह प्यारी सी बच्ची शराबी बन गई? जिन्याओ ऋषि ने फिर कहा, अब तुमको देखो, तुम्हें कोई प्रेमी भी नहीं मिल रहा। तुम्हें शराब पीना और लड़ाई करना पसंद है। तुम बहुत आलसी हो। आह। उसे बुरा लग रहा था और उसने पूरा प्याला पी लिया और फिर नांगोंग जिंग की तरफ निराशा से देखने लगा। ऐसा लगता है कि मैं मरने तक भी जिंग जिंग के बच्चे को गोद में नहीं ले पाऊंगा। नांगोंग जिंग ने भावशून्य होकर यह सब सुना, जैसे कि वह लंबे समय से इसकी आदी हो चुकी थी। शौर्य हंसना चाहता था, लेकिन उसे पिटाई का डर था। अंततः उसे समझ में आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। नांगोंग जिंग ने भावशून्यता से कहा, बूढ़े आदमी, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हारे पास अभी भी 1000 साल बाकी हैं। जिन्याओ ऋषि मुस्कुराए। बहुत ज्यादा समय नहीं। आखिरकार हम सामान्य तरीकों से ऋषि नहीं बने हैं। हमारे पास सिर्फ 2000 साल बचे हैं। फिर उसने शौर्य को देखा और मुस्कुराया। मानव जाति का भविष्य आप पर निर्भर करेगा। दोस्तों, नांगोंग जिंग की आंखों में उदासी छा गई और फिर उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। जिन्याओ ऋषि, आप। जिन्याओ ऋषि ने अपना हाथ हिलाया। बस मुझे बूढ़ा नांगोंग कहो। शौर्य रुका और फिर मुस्कुराया। बूढ़े नांगोंग, क्या आप गलत हैं? ब्रह्मांडीय प्रणाली के प्राणियों का जीवन इतना छोटा कैसे हो सकता है? बूढ़ा नांगोंग हंसा। हा, आमतौर पर ब्रह्मांडीय प्रणाली के प्राणियों का जीवन काल सैकड़ों हजारों साल का होता है, लेकिन हमारा समूह ऐसा नहीं है। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कुछ सोचा। ब्रह्मांडीय प्रणाली के स्तर तक पहुंचने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। मानव जाति ने ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए केवल 2000 साल से भी कम समय लिया। मानव जाति पहले और भी कमजोर थी। सैद्धांतिक रूप से मानव जाति के पास ब्रह्मांडीय प्रणाली की स्थिति नहीं हो सकती थी। लेकिन 1000 साल पहले ब्रह्मांडीय प्रणाली राज्य प्रकट हुए। ये सही नहीं था। बूढ़े नांगोंग के दुबले चेहरे को देखते हुए शौर्य ने पूछा, आप लोगों ने सामान्य तरीकों का उपयोग करके सफलता नहीं पाए? बूढ़े नांगोंग ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराकर सिर हिलाया और आसमान की ओर देखा। उस समय मानव जाति ने केवल योगिनी जाति से सहायता मांगी थी। हमें केवल साधना विधियां प्राप्त हुईं। योगिनी जाति हमारी जाति नहीं थी और वे हमारी सहायता नहीं कर सकते थे। हम बहुत कमजोर थे। ब्रह्मांडीय व्यवस्था राज्य के बिना किसी जाति के लिए इस ब्रह्मांडीय क्षेत्र में उनकी भूमि पर कब्जा करना असंभव है। उस समय हम 12 सबसे प्रतिभाशाली वृद्ध लोगों ने योगिनी जाति के साथ एक समझौता किया। शौर्य ने पूछा, क्या सौदा? बूढ़ा नांगोंग मुस्कुराया। एल्फ जाति एक बड़ी जाति थी। उनके पास हमें कम समय में ब्रह्मांडीय प्रणाली अवस्था तक लाने के लिए संसाधन थे। इस बीच हम ब्रह्मांडीय प्रणाली अवस्था की जीवन शक्ति को उनके दिव्य जीवन वृक्ष में डाल देंगे। हमने केवल 4000 साल का जीवन रखा है। यद्यपि इस जबरदस्त सफलता ने हमारी क्षमता को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने हमें अन्य जातियों से लड़ने की शक्ति प्रदान की। इस सहस्राब्दी में हमने हर जगह लड़ाई लड़ी और इस क्षेत्र को हासिल किया। यह इसके लायक था। फिर उसने दुख के साथ कहा, हालांकि 12 बूढ़े लोगों में से केवल 4 ही बचे हैं। बूढ़ा लिन भी है जो मुश्किल से जिंदा रह रहा है। बूढ़े आदमी नांगोंग बूढ़े आदमी लिन के बारे में बात करते समय थोड़ा परेशान थे। उसकी लगभग पकड़ी जा चुकी मछली पहले की कॉल से डर गई थी। वे कई 100 सालों से नहीं मिले थे। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था। क्या वह बूढ़ी चीज सचमुच अकेले मरना चाहती थी? शौर्य, वे उस समय के सबसे प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार थे। अगर वे सामान्य रूप से खेती करते तो कम से कम वे अब स्टार स्टेट होते, है न? यहाँ तक कि एक तारा राज्य का जीवन भी अब की तुलना में अधिक लंबा था।
इसके अलावा उनकी क्षमता समाप्त हो गई थी और वे आगे प्रगति नहीं कर सकते थे। लेकिन इन ऋषियों के बिना मानव जाति शायद अभी भी एक बहुत ही कमजोर जाति होती है ना। संपूर्ण ब्रह्मांड या यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय क्षेत्र में एक कमजोर जाति होने के बावजूद मानव जाति निश्चित रूप से आकाशगंगा में एक शक्तिशाली जाति थी। ये सब उनके युद्धों पर निर्भर था। यदि वह ऐसा करता तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाता, है ना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें मानव ऋषियों के रूप में सम्मान दिया गया। ये सिर्फ शक्ति ही नहीं थी बल्कि मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान भी था। शौर्य ने आह भरी। स्पष्ट रूप से वह इन ऋषियों की तरह निस्वार्थ नहीं हो सकता। उन्हें और अधिक मजबूत बनने की आवश्यकता थी ताकि उनका बलिदान सार्थक हो सके। उसी समय शौर्य को एल्फ जाति का आतंक महसूस हुआ। 12 ब्रह्मांडीय प्रणाली राज्यों को बलपूर्वक बनाना उनके लिए स्पष्ट रूप से कोई मुश्किल काम नहीं था। बूढ़ा नांगोंग मुस्कुराया। शौर्य, तुम्हारी प्रतिभा बहुत ऊंची है। मैं तुम्हारी प्रगति देख रहा हूँ। तुम्हारे पास चाहे कोई भी देव कला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मायने रखती है वह यह है कि तुम लोग भविष्य में मानव जाति को आगे ले जाओगे। उसने शौर्य के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारी प्रतिभा जिंग जिंग से भी थोड़ी बेहतर है। तुम्हें भविष्य में ब्रह्मांडीय प्रणाली की स्थिति तक पहुंचने की उम्मीद है। शायद तब तक हम अब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। तब मानव जाति तुम लोगों पर निर्भर होगी। शौर्य मुस्कुराया। बूढ़े आदमी नांगोंग, शायद भविष्य में तुम लोगों के लिए अन्य संभावनाएं होंगी। बेशक, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं वह नहीं छोड़ूंगा जो मुझे अपने कंधों पर उठाने की जरूरत है। बूढ़े आदमी नांगोंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अच्छा संकल्प। वह शौर्य की ओर देखकर मुस्कुराया। देखते हुए कि तुम काफी प्रतिभाशाली और सुंदर हो, क्या तुम मेरी जिंग जिंग के साथ रहने की कोशिश करना चाहोगी? जिंग जिंग सुंदर, प्रतिभाशाली है और उसकी एक ब्रह्मांडीय प्रणाली राज्य पूर्वज है। वह एक शीर्ष ग्रेड, निष्पक्ष, अमीर और सुंदर लड़की है। शौर्य, वह पहले से ही नांगोंग जिंग की जानलेवा निगाहों को महसूस कर सकता था। अब वह क्या कह सकता था? नांगोंग जिंग की शादी न हो पाने के कारण ये बूढ़ा आदमी कितना चिंतित था। लेकिन उसे देखते हुए उसके लिए शादी करना सचमुच कठिन था। जब वह सोच ही रहा था कि बूढ़े नांगोंग को विनम्रता से कैसे मना किया जाए, तो नांगोंग जिंग ने असहाय होकर कहा, बूढ़े आदमी, ये छोटा बच्चा मेरा छात्र है। आपको हर लड़के से ऐसा नहीं कहना चाहिए, है न? स्पष्टतः बूढ़ा नांगोंग ऐसा अक्सर करता था। लेकिन नांगोंग जिंग क्या कर सकता था? वह अपने पूर्वज को दंडित करने के लिए लोहे की मुट्ठी का उपयोग नहीं कर सकती थी, है न? बूढ़े आदमी नांगोंग ने आह भरी। मैं मरने से पहले अपनी प्यारी जिंग जिंग की शादी और एक बच्चा देखना चाहता हूँ। मैं प्यारे बच्चे को गले लगाना चाहता हूँ। अगर संभव हो तो बच्चे के बच्चे को गले लगाऊं। अन्यथा मैं एक शांतिपूर्ण मौत नहीं मर पाऊंगा। शौर्य, नांगोंग जिंग, क्या ये बूढ़ा आदमी दयनीय होने का नाटक कर रहा था? वह इसमें इतना निपुण क्यों था? नांगोंग जिंग ने अपना सिर रगड़ा। शौर्य ने कुछ ऐसा सोचा जिससे विषय बदल सकता था। वैसे बूढ़े आदमी नांगोंग, वह पूर्वी क्षेत्र की सभा क्या है? बूढ़े नांगोंग ने समझाया। एल्फ ब्रह्मांडीय क्षेत्र केंद्रीय एल्फ दिव्य क्षेत्र, साथ ही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में विभाजित है। मिल्की वे आकाशगंगा पूर्व क्षेत्र में है। एल्फ ब्रह्मांडीय क्षेत्र में एल्फ जाति के अंतर्गत रहने वाली जातियां इतनी करीब नहीं हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती हैं। पूर्वी क्षेत्र में हर 5 साल में एक सभा आयोजित की जाती है। ये पूर्वी क्षेत्र में जातियों के संसाधनों का एक मुफ्त आदान प्रदान है। बेशक केवल ब्रह्मांडीय प्रणाली राज्य वाली जातियों को ही इसमें भाग लेने का अधिकार है। शौर्य ने सिर हिलाया। तो ये बात है। एल्फ ब्रह्मांडीय क्षेत्र इतना बड़ा है। एल्फ जाति के संरक्षण में कम से कम कुछ 100 जातियां रहती होंगी। अध्याय 268, अप्रत्याशित लाभ। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य की दिलचस्पी देखकर नांगोंग जिंग मुस्कुराए। फिर उसने कहा, बच्चे, इसके बारे में सोचना भी मत। आमतौर पर 4 संत नश्वर विकास अवस्था के चमत्कारों को, जो चरम अवस्था में थे, और ग्रह अवस्था के चमत्कारों को, जिन्होंने हाल ही में सफलता प्राप्त की थी, दुनिया को देखने के लिए लाते थे। जो लोग ग्रह अवस्था तक पहुंच गए थे, वे आमतौर पर बाहर जाकर परीक्षण में भाग लेना चुनते थे। ये तब उनके लिए एक अभ्यास बन जाता था। 2 साल बाद आप निश्चित रूप से इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ आप अगली बार वहां तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जिन्याओ ऋषि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिंग जिंग उस समय रूखी थी, लेकिन ये सच है। शौर्य का मुंह फड़क उठा। ये दोनों लोग उसे कमाक रहे थे। उड़ान भरने के बाद उसने भगवान कला मालिकों और फिर एक अधिपति मालिक को मार डाला। इसके अलावा वह नश्वर विकास राज्य मानचित्र पर गया और उससे भी अधिक शक्तिशाली मालिकों को मार डाला। 2 साल के भीतर वह चाहे जो भी हो, नश्वर विकास की चरम अवस्था तक पहुंचने वाला था। वह एक ठंडा और निर्दयी जंगलर था। वह कभी हार नहीं मानने वाला था। शौर्य 2 साल बाद वापस आकर उन्हें शर्मिंदा करने की योजना बना रहा था।
शौर्य की असहमति देखकर जिन्याओ ऋषि मुस्कुराए। युवा लोगों को प्रतिस्पर्धी हृदय की आवश्यकता थी। वह मुस्कुराया, बच्चे, भले ही तुम ईस्ट रियल्म सभा में न आ पाओ, लेकिन अगले साल 4 जातियों का सामाजिक सम्मेलन है। इस बार यह मानव जाति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तुम्हें वहां मानव जाति की महिमा दिखानी होगी। 4 जाति की सामाजिक सभा। शौर्य चकित हो गया। नांगोंग जिंग मुस्कुराया, मैं इसके बारे में भूल गया था। ये वास्तव में जल्द ही होने वाला है। यह क्या है? शौर्य ने अवाक होकर नांगोंग जिंग को देखा। नांगोंग जिंग ने बताया, हालांकि पूर्वी क्षेत्र की जातियां एक दूसरे पर हमला नहीं करती हैं, लेकिन उनके भीतर भी समूह हैं। हम पास की पंख वाली जाति, बर्बर जाति और गोल जाति के साथ गठबंधन में हैं। हर पूर्वी क्षेत्र की सभा से 1 साल पहले हम सामाजिक रूप से मिलते हैं। बेशक युवा पीढ़ी प्रतिस्पर्धा करेगी। नांगोंग जिंग मुस्कुराया, जब मैं स्कूल में था तो मैं 4 रेस टूर्नामेंट में प्रथम आया था। शौर्य ने नांगोंग जिंग की दिखावे की कोशिश को नज़रअंदाज कर दिया। वह सिर्फ प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता था। वह भी ऐसा कर सकता था। जिन्याओ ऋषि मुस्कुराए, इन 3 जातियों में से पंखवाली और बर्बर जाति पुरानी शक्तियां हैं। गोल जाति हमारी तरह एक नई जाति है। जिन्याओ ऋषि ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाए। प्राचीन काल में पंखवाली और बर्बर जातियां पृथ्वी पर आई थीं। उस समय वे मिथक थे। शौर्य का चेहरा अजीब हो गया। उसने पंखवाली जाति तो नहीं देखी थी, लेकिन बर्बर जाति तो उसने पहले देखी थी। एपर्चर ओपनिंग स्टेट बर्बर लोग 5 मीटर लंबे थे। क्या वे प्राचीन पृथ्वी के विशालकाय लोग थे? क्या प्राचीन पृथ्वी के देवता एलियन थे? और राउंड रेस नाम अजीब क्यों लगा? ये प्यारा लग रहा था। शौर्य अब राउंड रेस के बारे में उत्सुक था। जिन्याओ ऋषि ने फिर कहा, 4 जाति सामाजिक सभा तक अभी 1 साल बाकी है। जे, तुम प्रतिभाशाली हो। साधना में कड़ी मेहनत करो। वह मुस्कुराया, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जिंग जिंग से मिलवा दूंगा। शौर्य, नांगोंग जिंग, यह आदमी नांगोंग जिंग से शादी करना कितना चाहता था। इसके अलावा वह अन्य पुरस्कार भी चाहता था। क्या वह उसे ठगने की कोशिश कर रहा था? पुरस्कारों के बारे में नामांकित हुए शौर्य को 100 मिलियन मेक क्रेडिट के साथ याद किया गया और इस प्रकार पूछा गया, बूढ़े मैन नांगोंग, दाओ ज्ञानोदय कक्ष क्या करता है? मैं सोच रहा हूं कि मुझे 100 मिलियन मेक क्रेडिट के साथ क्या कॉमर्स चाहिए। जिन्याओ ऋषि ने समझाया, दाओ ज्ञानोदय कक्ष एक छोटे से क्षेत्र में दाओ ज्ञानोदय पत्थर की शक्ति जारी करता है, जिससे अंदर के लोगों की सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही ये सार्वभौमिक नियमों को स्पष्ट करेगा। ये ईश्वरीय कला सीखने के लिए बहुत फायदेमंद है। बेशक यह अंदर दिव्य कला की खेती करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। नांगोंग जिंग ने भौहें सिकोड़ी। बच्चे, क्या तुमने पहले ही हवा के पंख नहीं खरीद लिए हैं? मैंने देखा है कि तुमने इसके एक हिस्से में महारत हासिल कर ली है। तुम्हें एक और दिव्य कला की क्या ज़रूरत है? तुम्हें साधना पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया और कहा, ओम, मैंने पहले ही अपने पवन पंखों को मूर्त रूप दे दिया है। थोड़े और समय के साथ मैं शायद इसे और भी बेहतर बना सकता हूँ। नांगोंग जिंग, उसने अविश्वास से शौर्य को देखा। इस बच्चे के पास पवन पंख की दिव्य कला 10 दिन से भी कम समय तक रही है ना? क्या वह इतनी जल्दी पूर्णता तक पहुँचने वाला है? यहाँ तक कि उसे भी ऐसी ही कठिन दिव्य कला सीखने में 1 महीना लग जाता था। अंतर बहुत बड़ा था। जिन्याओ ऋषि ने असमंजस में पूछा, क्या गलत है? नांगोंग जिंग ने जिन्याओ ऋषि को हवा के पंखों के बारे में बताया। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर भी अजीब भाव दिखाई दिए। हवा के पंखों पर उड़ना बहुत कठिन तो नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। शौर्य ने खुद को असहाय महसूस किया। उन्होंने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और वायु तत्व से बने पंखों की एक जोड़ी मूर्त हो गई। उसकी पीठ पर पंख बहुत स्पष्ट थे। नांगोंग जिंग और जिन्याओ ऋषि दोनों के मुंह फड़क उठे। ये बच्चा सचमुच इसे सीखने में सफल रहा। नांगोंग जिंग तो और भी अवाक रह गई। उसने उसके लिए व्यक्तिगत रूप से दिव्य कला खरीदी। इससे उसे थोड़ी ठेस पहुंची। जिन्याओ ऋषि ने दुनिया देखी थी। वह एल्फ जाति के ग्रह पर भी गया था। वहां कोई भी यादृच्छिक चमत्कार बहुत भयानक था। साधारण एल्फ योद्धा अधिकांश मानव चमत्कारों से अधिक शक्तिशाली था। वह मुस्कुराया। हवा के पंख हवा और बिजली के पंखों का एक अलग हिस्सा है। दूसरी ओर हवा और बिजली के पंख हवा और बिजली ऋषि की हस्ताक्षर चाल थी। हालांकि आपके पास बिजली के देवता की कला नहीं है, अन्यथा आप बिजली के पंखों की खेती कर सकते हैं और फिर हवा और बिजली के पंखों की खेती कर सकते हैं। जिन्याओ ऋषि ने आह भरी। पवन और बिजली ऋषि उन 7 ऋषियों में से एक थे जिनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। मेरे पास बिजली के देवता की कला है। मैंने पहले से ही बिजली के पंख भी सीख लिए हैं। ये भी पूर्णता के बहुत करीब है। अभी मैं हवा और बिजली के पंख सीख रहा हूँ। क्या ऐसा करने के लिए उसे पीटा जाएगा?
नांगोंग जिंग को पहले से ही पता था कि उसके पास बिजली देवता की कला है, लेकिन वह जिन्याओ ऋषि को बताने की योजना नहीं बना रही थी। शौर्य को लगा कि यह ठीक है। जिन्याओ ऋषि मानव जाति के लिए अपना भविष्य बलिदान कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से वह अपनी प्रतिभा के कारण उसे दबा नहीं पाएगा। वैसे भी उनकी खरीद के रिकॉर्ड मौजूद थे। जिन्याओ ऋषि, नांगोंग जिंग, उन्होंने शर्मिंदा शौर्य को देखा और पेट में दर्द महसूस किया। नांगोंग जिंग जानती थी कि शौर्य के पास बिजली देवता की कला है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस बच्चे ने पहले से ही बिजली के पंखों और यहाँ तक कि हवा और बिजली के पंखों की खेती शुरू कर दी है। ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था। 10 दिन बीत गए और वह पहले से ही हवा और बिजली के पंखों की खेती कर रहा था। नांगोंग जिंग को गुस्सा आ गया। जब वे वापस लौटेंगे तो वह उसे पीटेगी। उसकी स्थिति के बारे में सोचते हुए उसे अभी भी स्टार क्रिपलिंग पंच सीखने की जरूरत थी। शौर्य की गति ने जिन्याओ ऋषि को योगिनी चमत्कारों की याद दिला दी। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। चारों देवताओं के पास केवल 2000 वर्ष थे। उन्हें चिंता थी कि क्या इस समय अवधि के भीतर भी ब्रह्मांडीय प्रणाली की स्थिति होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मानव जाति एक बहुत बड़ी आपदा में फंस जाएगी। लेकिन अब शौर्य के साथ सचमुच उम्मीद जगी है। हालांकि शौर्य अभी कमजोर था, लेकिन उसकी प्रगति की गति को देखते हुए उम्मीद उसकी पहुंच में हो सकती है। वह उत्साहित क्यों न हो। वह शुरू में सोच रहा था कि क्या उसे संसाधनों के मामले में शौर्य को विशेषाधिकार देना चाहिए, लेकिन उसे याद आया कि शौर्य को स्कूल में आने पर 100 मिलियन अकादमिक क्रेडिट मिले थे। शौर्य को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन शौर्य को एक विलक्षण प्रतिभा के विशेषाधिकार की आवश्यकता थी। कम से कम वह गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए लोगों को भेज सकता है। ये सोचकर जिन्याओ ऋषि हंसे। हा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तुम काफी प्रतिभाशाली हो। देखो तुम्हें किस दिव्य कला की जरूरत है। मैं तुम्हें छूट दूंगा। तुम जो भी संसाधन खरीदोगे उस पर तुम्हें 20% की छूट मिलेगी। उसी समय आपके सम्मान बैच का स्तर दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया जाता है। वह वास्तव में शौर्य को सीधे युवा ड्यूक के रूप में पदोन्नत करना चाहता था, लेकिन शौर्य की शक्ति बहुत कमजोर थी। एक युवा ड्यूक के रूप में वह हत्याओं का लक्ष्य बन जाएगा। मिशन बहुत कठिन होंगे। वर्तमान शौर्य के लिए वह बोझ बहुत भारी था। जिन्याओ ऋषि ने शौर्य को देखा और गंभीरता से कहा, जे, तुम्हें याद रखना होगा कि मैं क्या कहूँगा। तुम जो भी संसाधन खरीदते हो और जो भी दिव्य कलाएं इस्तेमाल करते हो, वे सब मनुष्य अपने जीवन के साथ वापस लाते हैं, जो मिल्की वे आकाशगंगा से बाहर निकल कर आए थे। चाहे तुम भविष्य में किसी भी स्तर पर पहुंचो, एक मनुष्य के रूप में हमारी जाति को निराश मत करो। शौर्य को आश्चर्य हुआ। वह तो बस कुछ सलाह चाहता था और फिर भी इतना अप्रत्याशित इनाम। जिन्याओ ऋषि के गंभीर चेहरे को देखकर शौर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे पता है। इसे शब्दों से दिखाने के बजाय कार्यों से दिखाना बेहतर था। अध्याय 269, ड्रैगन को खाने के लिए बाघ की तरह व्यवहार करना। पॉकेट हंटिंग आयाम। जब लूजी ने सिर हिलाया तो जिन्याओ ऋषि ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। कम से कम शौर्य के पिछले प्रदर्शन ने सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को बहुत खुश कर दिया। यदि शौर्य ने दिखाया कि उसे केवल अपने बारे में चिंता है, नस्ल की नहीं, तो आज स्थिति अलग होती। जिन्याओ ऋषि एक बार फिर मुस्कुराए। जी, तुम जिंग जिंग के बारे में क्या सोचते हो? बूढ़े आदमी। 3 बार, तीसरी बार तो हद हो गई। जिन्याओ ऋषि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि नांगोंग जिंग ने उनसे पहले ही क्रोध प्रकट कर दिया। वह एक अद्वितीय शक्तिशाली प्राणी बनने के लिए नियत थी। मानव जाति की रक्षा उसके द्वारा की जाएगी। रिश्ता क्या था? दूसरी ओर शौर्य के पेट में दर्द हो रहा था। बूढ़ा आदमी नहीं रुका। कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्रोधित हो गई। अंततः उसे समझ में आ गया कि उनके आने से पहले नांगोंग जिंग का चेहरा ऐसा क्यों था। जिन्याओ ऋषि ने आह भरी। आप और जी बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपका बच्चा निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। वह शायद एक सचमुच शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। नांगोंग जिंग ने भौहें उठाईं। मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा। मैं इस उम्मीद को संयोग पर नहीं छोड़ूंगा। अगर उसका बच्चा भी होता तो वह अपने बच्चे पर यह दबाव कैसे डाल सकती थी? जिन्याओ ऋषि ने अपना सिर हिलाया। वह एक बार युवा था और जानता था कि इन चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। शायद ये स्वाभाविक रूप से होता। उसने शौर्य को गंभीरता से देखा। जी, हालांकि तुम प्रतिभाशाली हो और हम तुम्हें वह विशेषाधिकार देंगे जिसके तुम हकदार हो, फिर भी तुम्हें मिशनों में भाग लेने की जरूरत है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉन सिस्टम के छात्र प्रत्येक क्षेत्र में भविष्य के सहायक स्तंभ बनने के लिए तैयार थे। यह विशेष रूप से संघीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मामला था। यह उनकी जिम्मेदारी थी। शौर्य मुस्कुराया। चिंता मत करो बूढ़े नांगोंग, मैं जानता हूँ। ये देखकर जिन्याओ ऋषि का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। लेकिन मिशन तो मिशन ही है। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। अगर तुम एक मिशन पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास अगली बार भी मौका है।
अगर तुम अपनी जान गंवा देते हो तो कोई उम्मीद नहीं है। शौर्य उसके शब्दों से चकित हो गया। उसने जिन्याओ ऋषि की चिंतित आंखें देखीं। वह जानता था कि यह उसकी प्रतिभा के कारण था, लेकिन शौर्य को अभी भी गर्मजोशी महसूस हुई। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैं समझ गया। इस समय जिन्याओ ऋषि को कुछ याद आया और उन्होंने गंभीरता से कहा, अब से अपनी सारी शक्ति मत दिखाओ। हालांकि उच्च स्तरों में अन्य जातियों के कोई जासूस नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उच्च प्रोफाइल रखते हो तो खबर अन्य जातियों तक पहुंच जाएगी। तब और भी लोग तुम्हें निशाना बनाएंगे। शौर्य ने सिर हिलाया। यह उसे बाघ को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसके जितना ही ताकतवर होने के कारण ये ड्रैगन को खाने के लिए बाघ की तरह व्यवहार करने जैसा था। कितना दिलचस्प है। शौर्य कोशिश करना चाहता था। जिन्याओ ऋषि सही थे, वह निशाना नहीं बनना चाहता था। वह खुशी खुशी खेती करना चाहता था और फिर जब वह पूरी तरह से सुसज्जित हो जाता तो वह एक ही बार में इन छोटे बच्चों को काट डालता। शौर्य की समझदारी देखकर जिन्याओ ऋषि मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, दाओ ज्ञानोदय कक्ष में परसों ही एक अतिरिक्त कमरा होगा। आप लोग पहले वापस जा सकते हैं। जहां तक आप जो खरीदना चाहते हैं और अपनी साधना और देवकला के बारे में है, आप जिंग जिंग से पूछ सकते हैं। अभी के लिए वह अभी भी आपको सिखा सकती है। बाद में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगा। हालांकि दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिन्याओ ऋषि को उम्मीद थी कि उनके पास एक साथ अधिक समय होगा। शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद बूढ़े आदमी नांगोंग। जिन्याओ ऋषि ने हाथ हिलाया। मुझे बूढ़ा आदमी कहना ठीक रहेगा। शौर्य, नांगोंग जिंग की जानलेवा नज़र के नीचे शौर्य का मुंह फड़क उठा। उसने रूखे स्वर में कहा, धन्यवाद बूढ़े आदमी। नांगोंग जिंग की तुलना में एक ऋषि अधिक भयानक था। जिन्याओ ऋषि ने खुशी से सिर हिलाया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। युवा लोगों को ज्यादा संवाद करना चाहिए। दोनों एक बार फिर अवाक रह गए। नांगोंग जिंग ने कहा, बूढ़े आदमी, हम पहले जा रहे हैं। वह तुरंत चली गई। अगर वह वहां रहती तो वह गुस्से से फट पड़ती। वह भविष्य की मार्शल देवी थी। शौर्य ने तुरंत उसका पीछा किया। अल्पविराम। छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी में जिन्याओ ऋषि ने आह भरी। उसके हाथ में एक तस्वीर दिखाई दी। फोटो में 12 युवक युवतियां थे। वे उत्साह और गर्व से मुस्कुरा रहे थे। वे उस समय मानव जाति का गौरव थे। 12 सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थे तथा युवा ड्यूकों की पहली पीढ़ी थे। मानव जाति के लिए उन्होंने स्वयं को और अपने भविष्य को बलिदान कर दिया ताकि वे बलपूर्वक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। क्या उन्हें इसका अफसोस हुआ? बिल्कुल। किसी और ने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? लेकिन कुछ चीजें अगर कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसके अलावा उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें सबसे अधिक बढ़ोतरी मिलेगी। जिन्याओ सेज का पतला हाथ फोटो पर रगड़ रहा था। उसकी आंखें गहरी लग रही थीं, मानो अतीत को याद कर रही हों। आखिरकार उसकी उंगली एक खूबसूरत काले बालों वाली महिला पर जा टिकी जो नांगोंग जिंग जैसी ही दिख रही थी। यूनिक्सी, मुझे तुम्हारी याद आती है। भाइयों और बहनों, चिंता मत करो। जब तक हम 5 पुरानी चीजें अभी भी जीवित हैं, मानव जाति का विनाश नहीं होगा। आज एक बच्चा आया। वह पहले हम लोगों जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसका वातावरण हमसे कहीं बेहतर है। उम्मीद है वह मानवता का भविष्य संभाल सकेगा। झोंपड़ी के बाहर नांगोंग जिंग शक्तिशाली बल के साथ चला। शौर्य असहाय होकर उसके पीछे पीछे चला। वह चिंतित था। उसने जिन्याओ ऋषि को बूढ़ा आदमी कहा। क्या वह उसे पीटेगी? क्या उसे 2 दिन यहाँ रुकना चाहिए? लेकिन बूढ़े आदमी के गंभीर चेहरे को सोचकर शौर्य ने उसका पीछा करना चुना। जहाज पर वापस जाते हुए शौर्य ने देखा कि नांगोंग जिंग सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया और उससे दूर बैठ गया। इस तरह अगर वह उसे पीटने वाली हो तो उसके पास अपना बचाव करने के लिए कुछ जगह होगी। उड़ने वाला जहाज उठकर जिन्याओ ग्रह से चला गया। जहाज में सन्नाटा पसरा हुआ था। शौर्य ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे पीटने की योजना नहीं बनाई थी। इस समय नांगोंग जिंग ने कहा, बच्चे, बूढ़े आदमी की तुम्हारे बारे में अच्छी राय है। उसे निराश मत करो। शौर्य ने देखा कि नांगोंग जिंग सोफे पर बैठी थी और जटिल आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने उसे कभी इस तरह शांत और सौम्य नहीं देखा था। ये तो उसकी तरह नहीं लग रहा था। लेकिन शौर्य मुस्कुराया। बेशक, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और उसे बहुत सी सुविधाएं देता था। बेशक, वह उसका बदला चुकाने वाला था। नांगोंग जिंग ने बाहर से अपनी नज़र हटा ली और शौर्य को देखा। फिर उसने एक दयालु मुस्कान दिखाई। तुरंत ही शौर्य को महसूस हुआ कि चीजें इतनी अच्छी नहीं थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे सिर पर से पकड़ लिया गया। उसी समय उसे अपने सिर से बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वह स्थान वही था, वही ताकत थी, वही दर्द था। तभी नांगोंग जिंग की बेहद नाराज आवाज सुनाई दी।
छोटा बदमाश, तुमने इसे इतनी जल्दी सीख लिया। मैं 3 महीने से स्टार क्रिपलिंग पंच सीख रहा हूँ और मैंने कोई प्रगति नहीं की है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। शौर्य का मुंह फड़क उठा और उसने शिकायत की, क्या यह मेरी गलती है कि मैं तेजी से साधना कर सकता हूँ? आपने तो मुझे बूढ़े आदमी को निराश न करने के लिए कहा था। ये सुनकर नांगोंग जिंग का हाथ रुक गया। उसने अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया और शौर्य की गर्दन छोड़ दी। फिर गंभीरता से बोली, आओ देखें कौन सी दिव्य कला तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मुझे अपना हाल बताओ। अध्याय 270 निर्णय। पॉकेट हंटिंग आयाम। नांगोंग जिंग के शब्दों को सुनने के बाद शौर्य ने जवाब दिया, मेरे पास अभी हमले की कमी है, इसलिए मुझे एक आक्रामक प्रकार की दिव्य कला की आवश्यकता है। नांगोंग जिंग ने रुककर कहा, कुछ क्षेत्रों में शक्ति और अन्य देव कलाओं का आपका उपयोग वास्तव में अनुचित है, लेकिन हमारी देव कलाएं अलग हैं। मैं आपको अन्य प्रकार की देव कलाओं के बारे में नहीं सिखा सकता, हालांकि मैं आपको शक्ति देव कला के बारे में सिखा सकता हूँ। शौर्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरु नांगोंग, आपकी शक्ति देव कला कितनी शक्तिशाली है? नांगोंग जिंग उसके सवाल पर मुस्कुराए। 23 गुना, लूजी। इतना मजबूत? उसने अविश्वास से नांगोंग जिंग को देखा। प्रवर्धन जितना अधिक होगा, शरीर पर दबाव उतना ही अधिक होगा। उसका चेहरा बदल गया। वह वास्तव में एक मादा टी-रेक्स थी। उसका शरीर उससे कहीं अधिक मजबूत था। नांगोंग जिंग ने बताया, मेरी युद्ध रक्त देव कला एक बहुत शक्तिशाली शरीर देव कला है। ये शरीर को परिष्कृत कर सकती है, इसलिए मेरा शरीर कमजोर नहीं है। शौर्य को यह थोड़ा अप्रत्याशित लगा। बिना बॉडी गॉड आर्ट के 23 गुना ताकत वाली गॉड आर्ट को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल था। नांगोंग जिंग ने आगे कहा, हर तरह की गॉड आर्ट होती है। ताकत वाली गॉड आर्ट एक बहुत शक्तिशाली प्रकार की गॉड आर्ट है, लेकिन इसमें कमजोरियां भी हैं। जब तत्व प्रकार की गॉड आर्ट की बात आती है तो आपको तब तक बैकलैश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास पर्याप्त शक्ति और महारत है, लेकिन ताकत वाली गॉड आर्ट अलग है। ताकत वाली गॉड आर्ट आपके शरीर से आती है। अगर आपका शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है तो भले ही आपके पास उस पर उच्च स्तरीय महारत हो, आप बहुत ज्यादा ताकत नहीं दिखा सकते। हालांकि अगर आपके पास इसके साथ बॉडी गॉड आर्ट है तो ये बहुत बेहतर होगा। बॉडी गॉड आर्ट की कई दिव्य कलाओं को ताकत वाली गॉड आर्ट के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, मैं जो स्टार क्रिपलिंग पंच सीख रहा हूँ उसे सिर्फ बॉडी गॉड आर्ट से विकसित किया जा सकता है, लेकिन ताकत वाली गॉड आर्ट के साथ इस्तेमाल करने से इसका असर बहुत कमज़ोर होता है। शौर्य ने ध्यानपूर्वक सुना। ईश्वरीय कला की साधना में ईश्वरीय कला में निपुणता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी ईश्वरीय कला में निपुण नहीं हैं तो ईश्वरीय कला बहुत मजबूत नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जब हवा के पंखों की बात आती है, अगर आप इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं तो इससे आपकी गति दोगुनी हो जाएगी। हालांकि अगर आपके पास हवा के देवता की कला पर पर्याप्त महारत नहीं है तो आप इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। शौर्य ने सिर हिलाया। वास्तव में हवा के पंखों के साथ मेरी गति दोगुनी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीमा पर हूँ। वास्तव में जितना अधिक उसने हवा के पंखों को विकसित किया, गति में वृद्धि उतनी ही कम हुई। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। शक्तिशाली और कमजोर दिव्य कलाएं होती हैं। हर देव कला के लिए वृद्धि की मात्रा एक समान नहीं होती। आक्रामक प्रकार की दिव्य कलाओं के लिए, जैसे कि स्टार क्रिपलिंग पंच, सबसे ज्यादा वृद्धि 10 गुना होती है। यह मानव जाति द्वारा अर्जित की गई शीर्ष दिव्य कलाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ शक्तिशाली दिव्य कलाएं 100 या 1000 गुना तक बढ़ सकती हैं। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। इतना मजबूत, सैकड़ों और हजारों गुना प्रवर्धन से व्यक्ति व्यवहारिक रूप से अजेय हो जाएगा। नांगोंग जिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। यह इतना आसान नहीं है। यदि आप अपनी देव कला को पर्याप्त रूप से नहीं सीखते हैं तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आपकी दिव्य कला की छत कितनी भी ऊंची क्यों न हो। साथ ही भले ही आपकी देव कला की महारत बनी रहे, लेकिन उपभोग नहीं हो सकता है। शरीर प्रकार की दिव्य कला के लिए आपके शरीर को 100 या 1000 गुना प्रवर्धन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। यदि नहीं तो आपका शरीर पहले अपंग हो जाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि पवन देव कला की आपकी महारत ने पवन के पंखों की सीमा को पार कर लिया है। पवन और बिजली के पंखों की आपकी साधना में सुधार होगा। शौर्य ने सिर हिलाया। जिसके बारे में बात करते हुए आपको अब तक इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। दिव्य कला का चयन आपकी शक्ति की खपत पर निर्भर करता है। यदि यह शरीर की दिव्य कला है तो आपको अपने शरीर की शक्ति पर विचार करने की आवश्यकता है। अन्यथा भले ही आप दिव्य कला सीख लें, आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। वह एक फायर क्लोन खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन यह अच्छी बात थी कि उसने नांगोंग जिंग की बात मान ली। अग्नि क्लोन मजबूत है, लेकिन उसकी अग्नि देव कला अभी उसकी देव कलाओं में सबसे कमजोर थी। इसकी तुलना उसकी बिजली देवता कला से भी नहीं की जा सकती। आखिरकार वह बिजली देवता कला के गोले खा रहा था।
उनकी बिजली देवता कला लगभग पवन देवता कला के बराबर पहुंच रही थी। उनकी सबसे मजबूत देव कला उनकी शारीरिक देव कला थी, लेकिन उन्होंने इसे काले बाघ बॉस से सीखा था। शौर्य ने कल प्राप्त हुए देव कला गोले को देखा। एक वायु, एक बिजली, एक प्रथम देह देव कला और 3 पुनर्जनन। अगर वह इन्हें पचा लेता तो उसकी पुनर्जनन देव कला सबसे मजबूत होती। इसके बाद उसकी शारीरिक देव कला और शक्ति देव कला होती। फिर ये हवा और बिजली देव कला होगी। अंतिम अग्नि देव कला होगी। पुनर्जनन देव कला उसके शरीर की शक्ति को एक निश्चित स्तर तक बढ़ा देगी। शारीरिक और शक्ति देव कलाएं शक्तिशाली थीं, लेकिन वे केवल थोड़े समय के लिए ही उपयुक्त थीं और लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थीं। शौर्य के पास 100 मिलियन अकादमिक क्रेडिट थे। 20% छूट के साथ उसके पास 1.25 मिलियन अकादमिक क्रेडिट होंगे। उसने हवा और बिजली के देवता से संबंधित एक दिव्य कलाकृति खरीदने का मन बना लिया था। इसके बाद वह स्टार क्रिपलिंग पंच खरीदेगा। स्टार क्रिपलिंग पंच उनका तुरुप का इक्का होगा। यदि यह सामान्य युद्ध होता तो वह वायु और बिजली देव कला तथा संबंधित दिव्य कलाओं का प्रयोग करता। यदि उसके पास शैक्षणिक क्रेडिट बचे होते तो वह अन्य चीजें खरीदने पर विचार करता। अपना मन बना लेने के बाद शौर्य ने आराम किया। ये देखकर नांगोंग जिंग मुस्कुराई, तुमने अपना मन बना लिया है। शौर्य ने सिर हिलाया। मैं हवा और बिजली के देवता से संबंधित एक दिव्य कला खरीदने जा रहा हूं और फिर स्टार क्रिपलिंग पंच खरीदूंगा। नांगोंग जिंग को अपने चयन पर आश्चर्य नहीं हुआ। इस लड़के के पास बहुत सारी दिव्य कलाएं थीं और आखिरकार ऐसी कलाएं कमजोर नहीं थीं। वह मुस्कुराए। अब आपके पास पर्याप्त अकादमिक क्रेडिट हैं। फिर शौर्य ने डॉन नेटवर्क खोला और पाया कि उसके विवरण बदल दिए गए थे। उनका सम्मान स्तर दूसरे स्तर पर पहुंच गया और उन्हें 20% छूट वाला टिकट भी मिला। शौर्य ने खुशी से ये देखा और नांगोंग जिंग को उसे घूरते हुए देखा। जाहिर है उसके पास यह नहीं था। इससे शौर्य को और भी अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने दिव्य कला अनुभाग खोला और स्टार क्रिपलिंग पंच खरीदा। इसकी कीमत 60 मिलियन अकादमिक क्रेडिट थी। 20% का मतलब था कि वह इसे 48 मिलियन में खरीद सकते थे। अब जाकर शौर्य को एहसास हुआ कि बूढ़े नांगोंग ने उसे कितने बड़े लाभ दिए थे। ये सिर्फ एक दिव्य कला थी और इसने उसे 12 मिलियन अकादमिक क्रेडिट बचाए। फिर उसने अग्नि क्लोन को देखा। वह वास्तव में इस दिव्य कला को चाहता था, लेकिन उसकी अग्नि देव कला उसे बनाए नहीं रख सकी। उद्धरण चिन्ह, क्लोन उसकी शक्ति पर भारी पड़ेगा, इसलिए अब यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। उसने नजरें फेर लीं। अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बल पर वह निश्चित रूप से नश्वर विकास की अवस्था में भी इसे अर्जित करने में सक्षम होगा। फिर शौर्य ने ग्रीन Z/ नामक एक पवन दिव्य कला को चुना। ग्रीन Z/ स्टार क्रिपलिंग पंच से कमजोर था, लेकिन इसका उच्चतम प्रवर्धन 8 गुना था। इस समय शौर्य के लिए यह पर्याप्त था। ग्रीन Z/ के लिए 53 मिलियन अकादमिक क्रेडिट की आवश्यकता थी, लेकिन छूट के बाद इसे केवल 42.4 मिलियन अकादमिक क्रेडिट के साथ खरीदा जा सकता था। अभी शौर्य के पास केवल 10 मिलियन से कुछ अधिक शैक्षणिक क्रेडिट हैं। शौर्य को हैरानी हुई कि उसने कितनी जल्दी अपने अकादमिक क्रेडिट खर्च कर दिए। ये वास्तव में पर्याप्त नहीं था। इस दौरान जहाज शुक्र ग्रह पर नांगोंग जिंग के घर पर वापस आ गया। जब शौर्य वापस जाने की योजना बना रहा था तो नांगोंग जिंग ने उसे रोक दिया। नांगोंग जिंग मुस्कुराए। अगले 2 दिनों में आपको और रिया को दिन के समय आना चाहिए। अगर आपको कोई साधना समस्या है तो मैं आपको सिखाऊंगी। बूढ़ा आदमी चाहता था कि वह शौर्य के साथ अकेली रहे, लेकिन वह इतनी मूर्ख नहीं बनने वाली थी। वह रिया को भी साथ ले आएगी। नांगोंग जिंग को इतना उत्साहित देखकर शौर्य का मुंह हेंट गया। वह निश्चित रूप से उसे पीटना चाहती थी। जब वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसे इस शराबी को यह दिखाना होगा कि वह कितना शक्तिशाली है। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है। ये देखकर नांगोंग जिंग मुस्कुराया। अभी तो दोपहर का खाना ही है, हम अब साधना शुरू करेंगे। रुको, मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। आप खाना बना सकते हैं? नहीं। बहुत बढ़िया, मैं भी नहीं खा सकता। फिर हम क्या खा रहे हैं? चलो नहीं खाते। वह सही लग रही थी। शौर्य अवाक रह गया। इस समय नांगोंग जिंग ने कहा, थोड़ी शराब पीने के बारे में क्या ख्याल है? आसमान को काला होते देख शौर्य ने अपना सिर रगड़ा और बेजान होकर अपने छात्रावास की ओर उड़ गया। आज दोपहर को उसके लगातार झटके से उसका माथा चोटिल हो गया। यद्यपि यह कष्टदायक था, फिर भी उसे बहुत लाभ हुआ। उन्होंने शक्ति देव कला की साधना और उपयोग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। अब जब वह 8 गुना ताकत वाली देव कला का उपयोग करेगा तो उसका शरीर नहीं टूटेगा। अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा कठिन था। उसे बस और अधिक अभ्यास की जरूरत थी। शौर्य अपने छात्रावास में आया और उसने यंगइंग को बांस के जंगल में बैठे देखा। वह उत्सुक था, इसलिए उसने उधर देखा। अचानक यंगइंग ने अपने पास पड़े बांस को काट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे बांस को बीच से किसी नुकीली चीज से काटा गया हो।
ऊपर का आधा हिस्सा धीरे धीरे शौर्य की ओर गिरा। शौर्य, वह क्या कर रही थी? क्या वह पांडा थी? उसने पूछा। यंगयिंग, तुम क्या कर रही हो? यंगयिंग ने पलटकर चमकती आंखों से शौर्य को देखा। शौर्य, मुझे भूख लगी है। जब उसने शौर्य को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई फूड वाउचर देखा हो। बहुत खुश। शौर्य, उसने उस समय से पहले कभी कुछ नहीं खाया है ना? उसे पहले भूख क्यों नहीं लगी? उसने बेबसी से यंगयिंग का सिर सहलाया। रिया कहाँ है? बहन रिया अपने कमरे में है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उनके कमरे की ओर भाग रही है। क्या वह शक्ति खा रही हैं? उसे खेती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे मजबूत बनने के लिए बस सोने की जरूरत थी। उसे खेती की जरूरत भी नहीं थी। वह उससे ईर्ष्या करता था। शौर्य मुस्कुराया। तो चलो खाना ऑर्डर करते हैं। भोजन का आदेश करें। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। वाह, मुझे ये चाहिए। शौर्य मुस्कुराया। उसे नांगुंग जिंग ने पूरे एक दिन तक प्रशिक्षित किया था और उसने कुछ भी नहीं खाया था। भोजन का ऑर्डर देना अपेक्षाकृत सस्ता था, या शायद शैक्षणिक क्रेडिट मूल्यवान थे। उन्होंने केवल 500 अकादमिक क्रेडिट खर्च करके एक पूरी मेज पर भरपूर शराब का ऑर्डर दे दिया। भोजन शीघ्रता से वितरित किया गया। आधे घंटे बाद ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। शौर्य ने दरवाजा खोला और देखा कि एक छात्र बाहर खड़ा है। वह मुस्कुराया। साथी छात्र शौर्य, आपका खाना यहाँ है। क्या मुझे इसे अंदर रखना होगा? शौर्य मुस्कुराया। धन्यवाद, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसे अपने अंदर ले लूंगा। छात्र ने सिर हिलाया। जरूर। फिर उसने अपने भंडारण कक्ष से कुछ सुंदर डिब्बे निकाले। उनमें कुल 11 बर्तन थे। मात्रा तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन पर्याप्त थी। शौर्य को आत्मा भोजन लाने के लिए पवन देव कला का उपयोग करते हुए देखकर छात्र की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। वह एक नया छात्र था जिसने सुबह ही अपनी कक्षा समाप्त की थी। दोपहर में उसने सभी प्रकार के मिशन लिए। फिर वह शाम को साधना करता था। इसके बावजूद वह एक दिन में केवल 20 अकादमिक क्रेडिट ही अर्जित कर पाता था। अगर वह भाग्यशाली होता तो वह 20 अकादमिक क्रेडिट अर्जित कर लेता। 30। शौर्य के रात्रि भोज पर उसके आधे महीने के काम का खर्च आ गया। वे दोनों नए छात्र थे, लेकिन उनमें अंतर बहुत बड़ा था। वह कठोरता से मुस्कुराया। मैं चला जाऊंगा शौर्य। उसने पलटकर अपनी मानसिकता बदल ली। शौर्य को खाना देने वाले इस छात्र की मानसिकता का पता नहीं था। वह पलटा। यंगयिंग, चलो खाना खाते हैं। फिर इससे पहले कि शौर्य कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, यंगयिंग कुर्सी पर बैठ गई और चालाकी से कुर्सी पर एक कुशन रख दिया ताकि वह उस तक पहुंच सके। शौर्य मुस्कुराए। उसे बस थोड़ा अनुभव था, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। दोनों ने जल्दी से स्पिरिट फूड खत्म कर दिया। बेशक अंत में शौर्य हार गया। उसने यंगयिंग के खाने का 5वां हिस्सा ही खाया। खाली प्लेटें और संतुष्ट यंगयिंग को देखकर शौर्य को जीवन पर संदेह होने लगा। भोजन के मामले में तो वह उस बच्चे को भी नहीं हरा सकता था। उसने असहाय होकर आह भरी, यंगयिंग का तेल से सना मुंह साफ किया और मेज साफ करने लगा। वह यंगयिंग की ओर देखकर मुस्कुराया। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो बस कार्टून देखो। मैं भी खेती करने जा रहा हूँ। यंगयिंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। वह आज कक्षा में गई थी। हालांकि उसे वास्तव में विषय वस्तु समझ में नहीं आई थी, लेकिन वह जानती थी कि शौर्य और बहन रिया व्यस्त थे। वह उन्हें परेशान नहीं करने वाली थी। वह सोफे पर बैठ गई और कार्टून देखने लगी। ये देखकर शौर्य मुस्कुराया और ऊपर अपने कमरे में चला गया।